स्टैट्यूटरी बुक्स क्या होता है, स्टैट्यूटरी चीजें क्या होती है, मैं थोड़ा समझाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर जो होता है माइंस एक्ट। सबसे ऊपर क्या होता है, माइंस एक्ट। माइंस एक्ट क्या होता है, पहले हम लोग इससे समझते हैं। अच्छा, माइंस एक्ट क्या होता है, माइंस रूल क्या होता है, रेस्क्यू रूल क्या होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल क्या होता है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल क्या है, रेगुलेशन क्या होता है, सबके बारे में करके जानेंगे। बाइलॉस क्या होता है उसके बारे में भी समझेंगे, क्या होता है डीजीएमएस का सर्कुलर क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। पहले एक एक चीज करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो बच्चे क्लास में पुराने स्टूडेंट्स हैं, बाबू तुम लोग कंफ्यूज हो रहा होगा, सर अभी हम लोग सपोर्ट, वेंटिलेशन मेथड, ये सब चीज को सर कवर किए और सर तुरंत आप क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों को कि सर आप स्टैट्यूटरी बुक से स्टार्ट करें। सर कैसे करेंगे, बाबू घबराओ मत। केवल अभी हम लोग जो है ना, केवल ये जो इतना सारा बुक्स का आप नाम सुने उसमें से केवल 2-3 किताब को खत्म करेंगे जो आपका डायरेक्ट कोर्स से रिलेटेड। आप बोलोगे सर हम तो होलेज पढ़े नहीं, होलेज सीएमआर पढ़ाएंगे, नहीं वो नहीं होगा, डोंट वरी, इसके लिए घबराओ मत। बस आप जब चैप्टर खत्म करो, कभी भी कोई चैप्टर खत्म होता है तो 2-3 पन्ना छोड़ के फिर से लिखना स्टार्ट करना, ठीक है, आपको फायदा मिलेगा वहां से। देखो अब सबसे पहला बात है, देखो सबसे मदर जो बुक होता है, सबसे जिसको मदर बोलते हैं, मदर ऑफ द स्टैट्यूटरी बुक्स, वो क्या है, वो है माइंस एक्ट 1952। माइंस एक्ट क्या, 1952 में बनकर तैयार हुआ माइंस एक्ट। माइंस एक्ट क्या है, मदर बुक है, इसी में सारा कुछ के बारे में बताया गया। इसका हर एक सेक्शन में एक एक चीज बनकर तैयार हुआ है। इसी के प्रावधान के अनुसार माइंस रूल बना, इसी के प्रावधान के अनुसार माइंस रेगुलेशन बना है, इसी के प्रावधान के अनुसार रेस्क्यू रूल बना है। सारा चीज किससे बना है, तो माइंस एक्ट के अलग अलग सेक्शन के आधार पे अलग अलग चीज बनाया गया। अब ये चीज तो है क्या, मैं समझा देता हूं। देखो माइंस एक्ट क्या है, एक किताब ही है जिसको पार्लियामेंट द्वारा पास किया था। पार्लियामेंट मतलब कितना, पार्लियामेंट मतलब जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, उसके बहुमत द्वारा इस तरह का किताब को, इस तरह के नियम को पास किया था। जैसे अभी आप लोग कुछ दिन पहले सुने होंगे किसान कानून बिल, है ना, कृषि कानून बिल का नाम सुनेंगे आप लोग, जिसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। बिल एक्ट जो होता है वो पार्लियामेंट में पारित होता है, पार्लियामेंट में उसको पास करके इंप्लीमेंट कराया जाता है। तो अगर वो इंप्लीमेंट कोई करवाना, तो ये पार्लियामेंट में पास हो फिर देश में लागू हुआ, ठीक है। अब इसमें सारा बात लिखा रहेगा, क्या, जहां जहां एक्ट लागू होगा तो इसमें दिया गया जितनी भी बातें हैं, जैसे देखो मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे इसका एक सेक्शन में दिया हुआ है, इसमें सेक्शन होते हैं, तो एक सेक्शन में बोला है कि आपको रेगुलेशन बनाना है, इसका एक सेक्शन में बोला गया आपको रूल बनाना है, इसका एक सेक्शन में बनाना रेस्क्यू रूल बनाना है, इसका एक सेक्शन में डिफरेंट बाइलॉस के बारे में प्रावधान दिया गया। ये एक्ट में बोला गया कि आपको ये सारा चीज बनाना है। किसमें बोला गया, माइंस एक्ट में बोला गया, ठीक है, ये सारा चीज बनाना है। तो ये जो एक्ट हो गया क्या हो गया, मदर हो गया, और ये सारा इसके अंदर है, मतलब एक्ट में पावर दिया है कि ये सारा चीज बनेगा। अब अगर मान लो एक्ट में अगर हम लिख दिए कि ये जो एक्ट है ये J&K में अप्लाई नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, मेरा बात ध्यान सुनो, जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होगा। तो अगर एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होगा तो आपका रूल, रेगुलेशन, रेस्क्यू रूल, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो जम्मू कश्मीर में अप्लाई होगा, कोई भी नहीं अप्लाई होगा। इसका मतलब मोटा मोटी बात पहले ही समझो, एक्ट जहां जहां अप्लाई होगा वहां पर रेगुलेशन, रूल, रेस्क्यू रूल, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, बाइलॉ, सब चीज अप्लाई होगा। जहां पर मेरा एक्ट अप्लाई नहीं होगा वहां पर मेरा वो चीजें भी अप्लाई नहीं होगी। तो एक्ट क्या है, मदर है, जहां पर एक्ट अप्लाई होता है वहां पे बाकी चीजें, सब चीज अप्लाई होगा। जैसे हम पढ़े थे ना भाई कि जम्मू कश्मीर को स्टेटस, अलग स्टेट का दर्जा मिला हुआ था, एक अलग स्टेटस मिला हुआ था जो कि हटा लिया गया है। अब एक्ट उसमें अप्लाई होगा, अब तो हटा लिया ना, संविधान उसमें लागू हो गया तो एक्ट भी अप्लाई होगा, ठीक है ना, ये बात समझ लेना। तो ये जो चीजें आप देख रहे हैं ना, ये क्या होता है, तो एक्ट क्या हुआ, एक्ट में जितनी भी बातें होती है, अब कैसे बनता थोड़ा समझाता हूं। देखो सबसे पहले क्या होता है, कमेटी फॉर्म करना। जैसे माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 12 नंबर आप पढ़ोगे, उसमें कमेटी के बारे में बोला गया। तो जो कमेटी फॉर्म होगी ना, उस कमेटी के लोग क्या करेंगे, तय करेंगे कि इस चीज से क्या क्या नियम होना चाहिए, क्या क्या नियम होता है। उस नियम को सुनने, उस नियम को लेके ना वो एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे, मतलब एक पेपर को बाइंडिंग करके एक किताब जैसा बनाएंगे। उसको क्या करेंगे, उसको दिया जाएगा किसको, सांसद में सभी मेंबर्स को दिया जाएगा, जितने भी पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा के हैं, सभी को एक कॉपी दिया जाएगा। सभी के कॉपी में उन लोग लेने के बाद उसमें जितना भी जरूरत का संशोधन लगेगा उसको करेंगे, कि हाँ इसमें ये सही नहीं लिखा हुआ, उसमें ये सही नहीं लिखा हुआ, इसमें ये गलत है, ये सही है। उनको 3 महीना का लगभग टाइम दिया जाता है मिनिमम। 3 महीने के अंदर वो लोग देखेंगे इसमें क्या गलत है क्या सही है, उसके बाद फिर से वो सबमिट करेंगे, फिर से कमेटी उस पर विचार करेगी, फिर से नया बना के देगी ड्राफ्ट। नया ड्राफ्ट आने के बाद फिर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे अप्रूवल लेगा कि हाँ ये ठीक है। जब सब लोग उसको पढ़ के देख लेंगे कि हाँ जितना मेरा चेंजेस था सब सही हो गया, उसके बाद सब लोग उस पर वोटिंग करेंगे उस एक्ट को लेके कि हाँ ये संसद में पास होने जा रहा है, ये एक्ट में ला रहा हूं, ठीक है। जैसा मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है, बीजेपी सरकार है, तो बीजेपी सरकार लाएगी कि ये एक्ट में पारित करना चाहता हूं। अगर बाकी लोग उस बात से सहमत हो रहे कि हाँ ये एक्ट लागू हो जाना चाहिए,
बहुमत उसको मिल गया तो एक्ट पास हो जाएगा, सभी के लिए कानून बनकर लागू हो जाएगा। तो एक्ट मोटामोटी इस तरह से बनता है। तो एक्ट का अलग अलग चीज में अलग अलग बात बोला गया। तो एक्ट क्या है, मेरा मदर है। एक्ट के अंदर एक सेक्शन के अंदर रेगुलेशन के बारे में, एक सेक्शन के अंदर रूल के बारे में, एक सेक्शन के अंदर बायलॉज रेस्क्यू रूल के बारे में, सब चीज के बारे में समझाया गया, बताया गया है। तो एक्ट क्या है बाबू, एक्ट क्या है, मदर है। एक्ट में ही सारा का सारा चीज के बारे में संशोधित करके बताया। तो मोटा मोटी यहां तक आपको समझ में आया कि एक्ट क्या है। तो अब एक बात समझ में आता है कि सर एक्ट तो मदर है, हमको समझ में आ गया। एक्ट में सारा का सारा बात जो है वो एक्ट से ही मेरा सब चीज मेरा निकला हुआ है, एक्ट में ही सारा बात बोला गया। मतलब एक्ट का सेक्शन अगर पढ़ोगे एक, तो उसमें लिखा हुआ है रेगुलेशन बनाना। तो रेगुलेशन किससे रिलेटेड, तो माइंस में जो काम होगा उसका पद्धति क्या होगा, कोयला निकालने का तरीका क्या होगा, वर्कर किस तरह से काम करेंगे, किस तरह सेफ्टी होगा, किस तरह वेंटिलेशन करना, किस तरह सपोर्ट करवाना, ये सारा का सारा एक्ट में छोटा छोटा करके लिख दिया गया कि ये सारा चीज पे कानून बनाना है। कौन कानून बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी और उसको इंप्लीमेंट करवाएगी। कहां इंप्लीमेंट करवाएगी, तो देश भर में इंप्लीमेंट करवाएगी। तो उसके रिगार्डिंग, उस सेक्शन के रिगार्डिंग एक बुक, एक किताब बनकर तैयार हो गया, जिस किताब को हम किस नाम से जानते हैं, उस किताब का क्या नाम है, उस किताब का नाम है आपका माइंस रेगुलेशन, कोल माइंस रेगुलेशन 2017। तो कोल माइंस रेगुलेशन जो बना है वो एक्ट का सेक्शन 57 के अंतर्गत ही बनाया गया। उस सेक्शन में बोला हुआ तो मेरा कोल माइंस रेगुलेशन बना। ठीक है, अब समझते तो सर चलिए एक्ट तो समझ में आया कि मदर है, उसको पार्लियामेंट में पारित हुआ, तो रेगुलेशन कैसे बना सर। अब रेगुलेशन में क्या बात है उस बात को समझना पड़ेगा। रेगुलेशन किस लिए, रूल किस लिए। रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेट करना, चलाना, कोई चीज को क्या करना, चलाना। पहले बेसिक बात को समझते फिर रूल स्टार्ट करेंगे, रूल का बेसिक चीज को समझेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अब बात होता है कोई चीज को रेगुलेट करना, रेगुलेट मतलब चलाना। अब अगर किसी चीज को आप चलाओगे तो उसके लिए नियम कानून होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो बार बार एक्सीडेंट का चांसेस बढ़ेगी, डे बाय डे आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। तो वो चीज कैसे चलेगा, क्या उसमें स्तर होगा काम करने का, उस चीज से रिगार्डिंग, उस चीज को काम करने से रिगार्डिंग जो चीज लिखा हुआ बनाया गया है उसी का नाम है रेगुलेशन। तो कोल माइंस रेगुलेशन के आप अच्छा से देखो तो कोल माइंस रेगुलेशन में खदान से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सब उसमें दिया गया है। चाहे वो नोटिस ऑफ एक्सीडेंट हो, चाहे आपका नोटिस ऑफ एक्सीडेंट से रिलेटेड हो, या फिर आपका वर्किंग से रिलेटेड हो, आपको कैसे शॉर्ट फायरिंग करना है, वेंटिलेशन कैसे रखना है, प्लान एंड सेक्शन कैसे मेंटेन करना है, आपको डस्ट फायर इनंडेशन को बारे में क्या क्या प्रावधान है, सारा का सारा चीज बताया गया। यानी खदान से रिलेटेड हर एक बात, छोटा से छोटा बात, किस किस तरह का सेफ्टी देना नहीं देना है, सारा का सारा बात किसमें बताया गया, रेगुलेशन में बताया गया, रेगुलेशन में बताया गया। तो रेगुलेशन क्या हो गया, रेगुलेशन एक ऐसा बुक है जो खदान को रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए बनाया गया बुक का नाम क्या है, रेगुलेशन। तो रेगुलेशन आप जब भी पढ़ते हो तो इसमें क्या है, खदान कैसे चलेगा, किस तरह से चलाना है, क्या क्या सेफ्टी मेंटेन करना है, वो सारा का सारा बात किसमें लिखा गया, रेगुलेशन में लिखा गया। अब सवाल दूसरा आता है, तो चलिए सर एक्ट समझ में आ गया कि तो मदर है, इसमें सारा प्रावधान दे दिया और उसके अंदर बना मेरा रेगुलेशन। तो रेगुलेशन समझ में आया सर, अब मेरा माइंस रूल क्या है, तो माइंस रूल किसको बोलेंगे इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखो अभी मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इन फ्यूचर हम लोग एक एक चीज के ऊपर डिटेल्स में पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन जैसा ले लो, ठीक है, ताकि दिमाग में क्लियर है, बाकी चीजें है क्या। अब माइंस रूल क्या है सर, माइंस रूल क्या बोलेंगे, जब आप किसी आदमी को काम करवाओगे आपके यहाँ, ठीक है, तो क्या उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगा। जैसे मान लो तुम्हारे घर में कोई आदमी 8 घंटा काम करना है, अब तुम उसको क्या कहते हो, पूरा काम करने के लिए पूरा चापले हो उसको। कैसे चापले हो, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक मिस्त्री है जो ढलाई प्लास्टर कर रहा है, यहाँ पर प्लास्टर मारो, वहां प्लास्टर मारो, बैठा हुआ है, ये नहीं करता है, 8 घंटा तो पूरा चाप के काम करा दिए। अब उस बीच उसको कुछ हो गया तो वो जो चीजें, उसको जो फैसिलिटी मिलना चाहिए बेसिकली, वो फैसिलिटी के बारे में कहां जिक्र किया गया है, वो फैसिलिटी के बारे में जिक्र किया माइंस रूल में, कि अगर आप किसी से काम ले रहे हो तो उसके बदले में उसको क्या फैसिलिटी मिलना चाहिए, किस तरह का फैसिलिटी आपको देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, उस चीज का जिक्र कहां है, माइंस रूल में। जैसे क्या क्या फैसिलिटी के बारे में मिलना चाहिए भाई एक वर्कर को, जैसे तुम देखो फर्स्ट एड का सुविधा होना चाहिए जहां पे वर्कर काम करेगा, जहां वर्कर काम करेगा पीने का पानी का सुविधा होना चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन, लेटरिन बाथरूम का सुविधा होना चाहिए, कैंटीन का सुविधा होना चाहिए। ये सारा का सारा जिक्र किसमें किया गया है, इसमें किया गया। इसके अलावा वर्कमैन इंस्पेक्टर होना चाहिए, वेलफेयर ऑफिसर जो वर्कर का हित के बारे में सोचे उसके बारे में होना चाहिए, रेस्ट शेल्टर होना चाहिए, उसको छुट्टी, सिक लीव, सीएल लीव, कैजुअल लीव के बारे में सारा का सारा जिक्र किसमें गया, रूल में किया गया। मतलब केवल आप वर्कर से काम नहीं करवा सकते, उसको आप काम करवा लिया और 8 घंटा का सैलरी देकर छोड़ दिए, तो जंगल राज नहीं चल रहा है। उसको काम करवा रहे हो आप तो उसके साथ उसको आपको फैसिलिटी भी देना पड़ेगा ताकि वो हेल्दी ब्रेन से काम कर पाए, एक परफेक्ट मेंटेलिटी के साथ वहां पे काम कर पाए।
समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? रेगुलेशन क्या था? रेगुलेशन बताया कि खदान कैसे चलेगा, खदान कैसे चलता है नहीं चलता है। एक्ट रूल क्या है? रूल किस बारे में बता रहा? रूल मेरा बता रहा वो क्या कि वर्कर को आप काम करवा रहे तो उसको फैसिलिटी क्या देना है, क्या सुविधाएं देना है, किस तरह का शेल्टर, और वो भी अगर कैंटीन बनाओगे तो उसका स्टैंडर्ड क्या होगा। ऐसा नहीं कि बाथरूम बना दिए तो कोना में छोटा सा छोड़ दिए, उसमें कुछ डाले ही नहीं हो, ना मग है ना पानी है ना बाल्टी है, कुछ भी नहीं है, एक आदमी है तो कुत्ता जाकर बैठ के रहता हमेशा वहां पे, ऐसा नहीं चलेगा। उसका भी एक स्टैंडर्ड है, कैंटीन भी बनाओगे तो उसका स्टैंडर्ड है। वो सारा का सारा जिक्र किसमें जिक्र किया गया? माइंस रूल में किया गया। तो रेगुलेशन रूल, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत है तो मुझे मैसेज करो, मैं देखता हूं। मुझे 30 सेकंड का टाइम दो, मैं जस्ट एक बुक क्या बोलते हैं, एक पानी लेकर आता हूं। थोड़ा सा पानी चाहिए था, उसमें नहीं है, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स? कुछ लोगों का मैसेज आया, मैं मैसेज को देख लेता हूं एक बार। सर कैमरा को थोड़ा क्लीन कर दे। अरे तो पहले से तो मैं पूछ रहा हूं कि क्लास में वीडियो और बाकी चीजें क्लियर, आप लोग तो बताते नहीं है। चलो ठीक है, यहां तक बेसिक बात क्लियर हुआ, ठीक है। हम लोग यहां तक बेसिक बात को समझ पाए। चलो, तो माइंस एक्ट के बारे में हमको समझ में आया कि माइंस एक्ट क्या होता है, ठीक है। माइंस रूल के बारे में समझ में आया कि माइंस रूल क्या होता है, माइंस रूल, ठीक है। रूल एक्ट के बारे में समझ में आया। रेगुलेशन बनाने का जो पावर जो दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसमें? माइंस एक्ट का सेक्शन किस सेक्शन में है? तो सेक्शन 57 में दिया गया है। इसका जो सेक्शन कितना है? सेक्शन 58 में है, ठीक है। ये सेक्शन 58 में इसका पावर दिया गया गवर्नमेंट को इसको बनाने का, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक द रूल। देखो भारत में तुम अगर रहते हो ना, तो सबसे बड़ा बात एक बात जानना पड़ेगा। भारत में अगर एक 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 सिंपल बात सुनो, अगर तुम रास्ते में भी चल रहे हो ना, तो उस संविधान के नियम से चलते हो जो लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। आप घर में कोई भी चीज ला के इंप्लीमेंट कर सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। सब चीज के लिए जो नियम बनाए गए उस नियम में रह के करना होता है। हर एक बात ना लिखा हुआ है, चाहे वो माइंस एक्ट में हो, रेगुलेशन में हो, रूल में हो, ठीक है, कहीं पे सीआरपीसी सेक्शंस में हो, संविधान का कोई किसी भी जगह हो, लेकिन लिखा हुआ है। उसी हिसाब से हमारा देश चलता है, उसी हिसाब से हमको और आपको चलना होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद एक बात समझ में नहीं आता है कि चलिए ये बात तो समझ में आ गया कि हम लोग तो इसको बनाएंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग बनाते हैं। तो बाइलॉज क्या होता है, रेस्क्यू रूल क्या होता है, बाकी चीजें क्या होता है, इस पे भी थोड़ा सा एक दो लाइन में बता देता हूं, समझा देता हूं, फिर हम लोग टॉपिक अपने स्टार्ट करेंगे माइंस रूल के अनुसार, ठीक है। इस पे थोड़ा सा 2 मिनट और लगेगा, थोड़ा समझ लो। देखो, तो रेगुलेशन हो गया, रूल हो गया, ठीक है। अब रेस्क्यू रूल क्या है? देखो, रेस्क्यू रूल 1985 में आया। इसमें क्या सोचा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब इस तरह से बात गई ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखी कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, तो अंडरग्राउंड माइंस में अगर किसी तरह कोई एक्सीडेंट या कोई घटना घट जाता हो, तो वहां पे ना आदमी को रिकवर करना, निकालना एक फायर ब्रिगेड द्वारा या फिर एक तुम्हारा क्या बोलता है कि एक तुम्हारा सेना द्वारा पॉसिबल नहीं, क्योंकि अंडरग्राउंड का एनवायरमेंट सरफेस का एनवायरमेंट से बहुत अलग है। तो इसमें नियम क्या बनाया गया? इसमें नियम बनाया कि जो वर्कर उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, जो वर्कर उसको काम कर रहे हैं, उसी को उस तरह से ट्रेनिंग देके उसको इस लायक बनाया जाए ताकि वो खुद का रेस्क्यू कर पाए, खुद के और खुद के लोगों का रेस्क्यू कर पाए। तो उसके लिए क्या नियम बना? उसके लिए रेस्क्यू रूल बना, समझ में? उसके लिए क्या बना? रेस्क्यू रूल। जो इलेक्ट्रिसिटी रूल है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए लागू होता है, वो उसके लिए है। मेनली हम लोग को ये बात जानना है। अब सवाल आता, सर इतना सब बात तो हो गया, तो फिर बाइलॉज का क्या मतलब है? सर बाइलॉज कहां से आ गया? बाइलॉज क्या है? बाइलॉज का मतलब क्या है? फिर देखो एक बात समझा देता हूं। बाइलॉज और सर्कुलर क्या होता है, मैं दोनों बात को क्लियर कर देता हूं। देखो, बाइलॉज क्या होता है, ऐसे मान लो कि रेगुलेशन में, रूल्स में और माइंस एक्ट में हर एक बात का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब इमेजिन करो, मान लो हम लोग काम कर रहे हैं माइंस में, ठीक है। अभी तक हम लोग सीएम लॉन्ग वॉल देखे, लेकिन अब एक ऐसा मशीन है, रोबोटिक मशीन है, जो सीएम को ऑपरेट कर रहा है। सोचो, आदमी नहीं है, वो रोबोटिक मशीन है जो सीएम को ऑपरेट कर रहा है। वो रोबोटिक मशीन को हम सारा डेटा डाल दिए और यहीं से कंप्यूटर से देख के हम रोबोटिक मशीन को ऑपरेट कर पा रहे हैं, और रोबोटिक मशीन सीएम को ऑपरेट कर रहा है। सोचो, तो वो जो रोबोटिक मशीन मेरा चल रहा है खदान के नीचे, जब मैं लाना चाहूंगा तो क्या ऐसे लाके मैं बैठा दूंगा? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं। मतलब कोई नया तरह का मशीन, कोई नया तरह का सिस्टम, कोई नया तरह का काम करने का तरीका अगर माइंस में हम लाना चाहें, जो कि रूल रेगुलेशन एक्ट में कहीं जिक्र नहीं किया गया है, तो हम कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे? क्या तरीका होगा? ये सारा चीज को लाने के लिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर इस पर नियम बनाने का।
तो जो तुरंत हमको चाहिए उसके लिए क्या नियम है भाई, कैसे करेंगे उसको हम? अब बोलोगे सर सेंट्रल गवर्नमेंट से फिर पारित करवाएंगे, उसमें बहुत टाइम लगेगा, फिर कमेटी बनेगा, कमेटी उस पर नियम बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेगा, तब जाकर होगा वो। लेकिन आप बताओ ये जो आपका बाइल, तो अब क्या है कि उस मशीन को हमको तुरंत इंप्लीमेंट करके देखना कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो क्या होगा? तो उसके लिए क्या होता है, बाइलॉज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बाइलॉज बनाए, तो उस पर क्या बनता है, बाइलॉज बनता है। ठीक है, तो डीजीएमएस द्वारा हम बाइलॉज कंपनी बनाती है जिसको मशीन इंप्लीमेंट करना और डीजीएमएस के पास अप्रूवल लेना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बाइलॉज। बाइलॉज क्या होता है, जिसका जिक्र रूल रेगुलेशन एक्ट में कहीं नहीं है, उसके रिगार्डिंग कोई मेथड हो सकता है, कोई नया तरह का मशीन का बारे में काम करने के बारे में हो, तो मशीन का इंप्लीमेंटेशन हो, तो उसके रिगार्डिंग जो नियम कानून होगा उसको बाइलॉज बोलेंगे। अब सर्कुलर क्या होता है, देखो बहुत सारा सर्कुलर क्या होता है, मान लो कोई सिचुएशन बेस्ड कुछ घटना घटा, बायोलॉजी में भी टाइम लगेगा। कैसे टाइम लगेगा, उस मशीन को लाओ, उसको स्टडी करो, रिसर्च करो, बताओ ग्रेडियंट क्या है, इंक्लिनेशन क्या है, थिकनेस क्या है, कितना काम करेगा, नहीं सब नियम बनेगा, टाइम लगेगा। सर्कुलर क्या होता है ना, इमीडिएट इफेक्ट के ऊपर होता है। जैसे मान लो एक नियम पहले से चल रहा है, नियम क्या चल रहा है भाई, कि माइंस का ब्लास्टिंग जोन है, जो कि सबसे अच्छा मुझे लगता है एग्जाम्पल, मैं उस एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मान लो एक ब्लास्टिंग जोन से 300 मीटर का रेडियस तक किसी भी पर्सन को नहीं रहने देना है। अगर इतना रेडियस में रहता है तो क्या होता है, उसको डेंजर जोन बोलते हैं। 300 मीटर पहले था, अभी चेंज हुआ है। अभी डीजीएमएस वाला क्या देखा कि 300 मीटर में ना आए दिन 2-3 माइंस में एक्सीडेंट घट गया। 300 मीटर था, आदमी खड़ा था, 300 मीटर में जो दूर जाके मार दिया, उसको चोट लग गया, फ्लाई रॉक उस पर गिर गया, तो उसको क्या किया, उसको 500 मीटर कर दिया। क्या कर दिया, 500 मीटर। तो तुरंत सीएमआर में 500 मीटर लिखना संभव नहीं। बोलोगे सर कैसे नहीं लिख सकता सीएमआर 500 मीटर? सीएमआर में रेगुलेशन में चेंज करने के लिए फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है वो संसद पास करेगी तो जाके नियम में आएगा। लेकिन ये तो जरूरी है 300 मीटर से 500 मीटर करना, नहीं करोगे तो क्या होगा, आए दिन और घटना घटेगा, आए दिन और लोग चोट लगेगा। तो उसको बदलाव कैसे किया जाएगा, तो उसको बदलने के लिए क्या किया हम लोग, सर्कुलर निकाल दिए, सर्कुलर पब्लिश कर दिया। डीजीएमएस के पास पावर है कि सर्कुलर निकाल दीजिए इससे रिलेटेड। ये सर्कुलर पहले बात ये था, लेकिन अब ये नियम चलेगा, तो सर्कुलर में डाल देगा उस बात। जैसे आप सबको एक घटना याद होगा बाबू, जब हम लोग के यहाँ पे पूरा देश में कोरोना फैला था, जो पैंडेमिक सिचुएशन थी, तो डीजीएमएस वाला क्या किया, डीजीएमएस वाला सर्कुलर निकाल दिया। क्या सर्कुलर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, एक साथ 2-3 आदमी काम नहीं करेंगे, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, जगह जगह सैनिटेशन व्यवस्था करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जितना भी चीज है ना, जितना भी चीज ऑपरेट होगा ना, सारा का सारा चीज किससे ऑपरेट होगा, सारा का सिस्टम वर्कर के हित के लिए बनाएंगे। तो डीजीएमएस उसको सर्कुलर द्वारा दिखाई। अब यहां पे एक सवाल और आता है कि सर इतना सारा चीज पढ़ रहे, बीच में डीजीएमएस डीजीएमएस आ रहा है, डीजीएमएस का मतलब क्या है, क्यों डीजीएमएस है? फिर देखो जितना भी रूल नियम लागू होता है ना, सबको लागू करवाना, माइंस में इंप्लीमेंट करवाने के लिए खड़ा है डीजीएमएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। कोल इंडिया कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, दैट इज कॉल्ड पीएसयू, ये पब्लिक सेक्टर है, पीएसयू है ना, पीएसयू है कोल इंडिया। गवर्नमेंट संस्था कौन है, डीजीएमएस गवर्नमेंट संस्था है। सरकारी यूनिट क्या है, डीजीएमएस है। डीजीएमएस में जो अधिकारी बैठे वो एग्जैक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी। उन लोगों को सरकार पावर देके रखी है कि जो मेरा एक्ट है, जो रेगुलेशन है, जो रूल है, वो नियमता पालन हो रहा है कि नहीं। इस खदान में जाके आप देखिए, आपके अंदर में 50 माइंस है, 50 माइंस में जो मेरा कानून है वो लागू हो रहा है कि नहीं, वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, सारा नियम उसको चेक करने का जिम्मेवारी किसको दे दिया, डीजीएमएस को। इसीलिए जब डीजीएमएस आता है तो आपका खदान को चेक करता है कि पीने का पानी की व्यवस्था रखे है कि नहीं, आप कहीं पर कोई सपोर्ट ठीक से किए हैं कि नहीं, आपका मशीन में कोई खराबी है कि नहीं, सारा डीजीएमएस क्यों चेक करता है, क्योंकि उसको पावर दिया गया देख रेख करने के लिए। अगर माइंस में कोई फेलियर होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो डीजीएमएस उसमें इन्वॉल्व, मतलब डीजीएमएस का भी फेलियर कहलाएगा वो, कि उनका कहीं ना कहीं कमी था, दैट्स व्हाई ये चीज घटना घटा। नो डाउट मैनेजमेंट और लोकल लोगों पे तो डिपेंड करता ही है, उनके मेंटलिटी पे डिपेंड करता ही है, एक्ट ऑफ गॉड भी होता है। लेकिन अगर ऐसा कोई घटना घटा जिसमें डीजीएमएस का भी, डीजीएमएस भी विजिट किया और उसके नजर में नहीं आया, तो डीजीएमएस भी उसमें जिम्मेवार होगा, उसमें डीजीएमएस के बारे में भी सवाल उठेगा कि आप क्या एग्जामिन किए। तो ये सारी चीजें बाबू बहुत मायने रखती है, क्या कि एक्ट, रूल, रेगुलेशंस, बायलॉज क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करवाता है, कैसे इंप्लीमेंट करवाया जाता है, तो बाय डीजीएमएस द्वारा इंप्लीमेंट करवाया जाता है। और ये, और एक चीज में छोटा सा लास्ट एक लाइन और कवर करूंगा आज का क्लास सेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डीजीएमएस और रीजनल इंस्पेक्टर का रोल क्या है। देखो अगर माइंस में कोई छोटा मोटा बदलाव करना है, सिंपल एक चीज का मैं बहुत अच्छा आंसर दे दे रहा हूं। बहुत बार आप पढ़ोगे किताब में, तो कहीं पर आरआई होता है, कहीं पे क्या होता है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस होता है। किसमें क्या टिक मारे, ये समझने में बड़ा दिक्कत होता है। मैं इसको थोड़ा सिंपल करके समझा देता हूं, आप कैसे इस चीज को बेहतर तरीके से कर पाओगे। मुझे 1 सेकंड, 30 सेकंड का मौका दो। देखो, तो
कहीं कहीं पे आप पढ़ोगे चीफ इंस्पेक्टर के बारे में बोला गया है, कहीं कहीं पे आप क्या पढ़ोगे रीजनल इंस्पेक्टर के बारे में बोला गया। RIM रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, CIM चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस एक ही है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस क्या है, वो एक ही है, पूरा देश भर में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस एक ही है, DGMS धनबाद। रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस अलग अलग है, जैसे सतग्राम ECL में सतग्राम में मिलेगा, CCL का रांची में मिलेगा, BCCL का आपका क्या धनबाद में मिलेगा। तो इस तरह से हर किसी का है, हर किसी का चीफ इंस्पेक्टर रीजनल ऑफिस फिक्स है कि हाँ रीजनल ऑफिस है, ठीक है। अब सवाल है कि सर इसका यूज क्या करेंगे। जैसे मैं एक मोटा मोटी एक चीज समझा देता हूं, इससे पहले मैंने कभी पढ़ाया नहीं इस बात को, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो बाबू, मान लो कि मेरा पूरा देश एक है, हमारा एक देश है पूरा, ठीक है। मैं एक देश का मैप बना के समझाने का प्रयास करता हूं, बेहतर तरीके से समझ पाओगे। इसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि अब इसमें कभी सवाल नहीं पूछोगे, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। मेरा वैसा ड्राइंग तो बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी मैं अपना देश का मैप लगभग बना ही सकता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा तो नहीं है, फिर मैं कोशिश करता हूँ एक मैप, लगभग भारत का मैप बनाने का। देखो भारत लगभग हम लोग का ऐसा भारत दिखता है कि नहीं, मोटा मोटे ऐसा ही है, थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, ये क्या करोगे। देखो मोटा मोटे भारत हम लोग का ऐसा है, ठीक है। तो ये जो भारत का नक्शा आप देख रहे हो, है ना, भारत का आप जो नक्शा देख रहे हो, ऐसे कर, थोड़ा सा ऐसे कर लो, जो भारत का आप मैप देख रहे हो, हम लोग का भारत जस्ट ऐसा कुछ है। तो ये जो भारत का आप मैप देखते हो ना, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, तो मान लो DGMS धनबाद यहाँ पर है, तो क्या केवल खदान यहीं पर है, नहीं, कुछ माइंस मेरा यहाँ है, कुछ माइंस 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 यहाँ, ऐसा करके बहुत सारा माइंस है, अलग अलग जगह माइंस फैला हुआ है। तो ये जो माइंस फैला हुआ है, अलग अलग एरिया माइंस है, तो एक जगह में पूरा आदमी बैठ के क्या वो सब जगह को देख सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि यही आदमी यहाँ सब जगह जाके कंट्रोल कर पाए? मान लो एक्सीडेंट हुआ, पता चला यहाँ हुआ, यहाँ गया, तुरंत पता चला यहाँ पर भी एक्सीडेंट हो गया, लो अब यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, फिर यहाँ हुआ, फिर पता चला यहाँ हो गया, कैसे जाएगा? तो हर एक कुछ माइंस को मिला के ना एक जोन बना दिया गया है, जिसको रीजनल जोन बोलते हैं हम लोग। जोन बना, वो जो जोन बना दिया, वो जो जोन बनाया ना, इसी में क्या किया, रीजनल, यहीं पे बैठा था RI को, यहीं पे सब जगह क्या बैठेंगे, RI रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस। यहाँ पे क्या बैठेगा, RI सब कहां बैठेगा, यहाँ पे RI रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस। RIM जो होता है ना, वो कहां बैठेंगे, मेरा यहाँ पर बैठेंगे, सब ऑफिस में बैठेंगे RI। तो जैसा मान लो कोई घटना घटा, मेन ऑफिस कहां था मेरा, मेन ब्रांच ये वाला, मेन ऑफिस ये वाला, देखो मेन ये वाला है, जो क्या है CIM का है, और लोकल सब क्या है यहाँ पे। अब जैसे उदाहरण के तौर पे, इससे फायदा क्या होगा, फायदा होगा, मान लो यहाँ पर 40 माइंस है, यहाँ पे 30 माइंस है, यहाँ पे 50 माइंस है, यहाँ पर 30 माइंस है, यहाँ पे 40 माइंस है, इस तरह माइंस है। अब अगर इस माइंस को कोई परमिशन लेना है छोटा मोटा चीज के लिए, तो इतना दूर जाने का जरूरत ही नहीं चीफ इंस्पेक्टर के पास, कुछ पावर इसको दे दिए हम कि छोटा मोटा चीज है, जाकर उससे परमिशन ले लीजिए। तुम बोलोगे सर छोटा मोटा मतलब क्या बोलना चाह रहे? छोटा मोटा मतलब यहां तक कि डिक्लेयरिंग का परमिशन तक, ठीक है। पिलर को, गैलरी को चौड़ा करना है, पिलर का कटिंग करना है कुछ, ठीक है, इन सब चीजों को बैठाना है आपको, गैलरी को छोटा बड़ा करना है, तो कौन परमिशन देगा? तुम चीफ इंस्पेक्टर के पास जाओगे, बहुत टाइम लगेगा, तो तुम यहीं से परमिशन लेकर अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारा पावर तुम्हारा किसको बोलते हैं, हमारा मैनेजमेंट को भी दिया गया है। जैसे डिग्री 1 डिग्री 2 में वेल्डिंग करना है, मैनेजमेंट कर सकता है खुद से। तो ये जो कंट्रोलिंग पावर है, ये यहां से, अगर इस माइंस में प्रॉब्लम हुआ तो ये यहां से नहीं आएगी, लेकिन यहां का जो RI है, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस है, केवल यहीं से परमिशन लेके ये पूरा को पूरा माइंस आपस में काम चला लेगा। तो ये होता है रीजनल इंस्पेक्टर, ये होता है ये। अब जैसे मान लो तुमको खदान ही खोलना है, लो एक खदान खोलना है, तो रीजनल इंस्पेक्टर से काम नहीं चलेगा, चीफ इंस्पेक्टर से लेना पड़ेगा। तुमको परमानेंट कोई चीज इंस्टॉलेशन करना, कोई वाइंडिंग बैठाना है, चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लो। फैन बैठाना है, चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लो। डेवलपमेंट करना है, चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लो। नया तरह का मशीन बैठाना है, चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लो। जितना भी बड़ा बड़ा काम है, जो मोटा मोटा काम होता है, जो लाइफ टाइम के लिए होता है, सब चीफ इंस्पेक्टर। जो टेम्पररी काम है, जो छोटा छोटा काम होता है, जिसको तुम आज थे कल बदल गया, बेंच जो बना है मेरा, ठीक है, मान लो तुम्हारा बेंच एक बार परमिशन ले लिया, उसके बाद बेंच में कोई बदलाव करना है, रीजनल इंस्पेक्टर से ले लो। पिलर बनाए, पिलर का परमिशन, डिक्लेयरिंग का परमिशन मिल गया, लेकिन नेक्स्ट कैसा पिलर कटिंग होगा, परमिशन रीजनल इंस्पेक्टर दे देगा। रूप वेल्डिंग के बारे में रीजनल इंस्पेक्टर परमिशन दे देगा। तो जो चीज टेम्पररी होता है डियर स्टूडेंट्स, वो परमिशन कौन देगा, रीजनल इंस्पेक्टर। लेकिन माइंस का बाउंड्री कितना होगा, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस से लेना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स है बाउंड्री। समझ में आया? तो चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को उस तरह से पावर दिया गया है, जो परमानेंट स्ट्रक्चर है, जो लंबा टाइम तक चलेगा, उस सबका सब चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस होगा। और जो छोटा छोटा चीज है, जिसको तुम आज से कल बदल सकता है, वो तो उसके लिए रीजनल इंस्पेक्टर के पास पावर है, वहां सबको लेना पड़ेगा। बाद बाकी सारा चीज रेगुलेशन में लिखा हुआ है। याद रखना, खदान में एक पत्ता भी डीजीएमएस का मतलब सिर्फ डीजीएमएस नहीं है। डीजीएमएस का मतलब क्या बोल सकते हो तुम लोग, सारा करता धरता है ये पूरा खदान के लिए, ठीक है ना, सारा करता धरता है। डीजीएमएस क्या है, ये है।
तो इसका दोनों पार्ट होता है, सीआईएम भी होता है और क्या होता है, आरआई भी होता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आओगे चीफ इंस्पेक्टर क्या है और सीआईएम का सीआईएम सॉरी चीफ इंस्पेक्टर और आरआईएम का मतलब क्या चीज रोल होता है, बेसिकली आपको समझ में आएगा। तुम खुद इमेजिन करो कि एक जगह मान लो धनबाद में एक आदमी बैठा हुआ है और किस तुम्हारा मान लो उड़ीसा का या फिर मान लो तुम्हारा साउथ, मान लो कि तमिलनाडु के एक माइंस में जाके कोई एक्सीडेंट हुआ है, डीजीएमएस वाला आदमी कब पहुंचेगा जाके एक्सीडेंट रिपोर्ट जाकर चेक करेगा, तब तक तो सब चीज बदल जाएगा वहां पे, है कि नहीं? तब तक आदमी का बॉडी भी गलने लगेगा, है ना, उतना देर तक पहुंचने में उसका टाइम लगेगा। तो इसलिए रीजनल इंस्पेक्टर वाले लाके विजिट कर लेते हैं, सारा चीज हो जाए तो उसके बाद फिर चीफ इंस्पेक्टर माइंस जो होते हैं वहां से लोगों को जरूरत पड़ता है तो आना तो आते हैं, नहीं तो वहीं से कंट्रोलिंग होता है। तो ये होता है कंट्रोलिंग करने का तरीका। तो बेसिकली ये है। तो नॉर्मली डीजीएमएस और सीआईएम क्या है, तो डीजीएमएस सीआईएम आरआईएम क्या है, ये सारा का रोल यही है कि जो भी मेरा एक्ट है, रूल है, बायलॉज है, इन सबको क्या करना है, माइंस में इंप्लीमेंट करवाना है, नियमता काम चलाने, कैसे काम चले इसको बताने का जिम्मेवारी इन लोगों को दिया गया। तो मोटा मोटे जो बात था अभी का क्लास में हम लोग क्या सीखे, डीजीएमएस क्या होता है, रीजनल इंस्पेक्टर क्या होता है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस क्या होता है, माइंस एक्ट क्या है, माइंस रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है, एक्ट क्या है, सारा का सारा जो चीज था मोटा मोटी बात, बायलॉज क्यों होता है, सर्कुलर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को समझ में आया कि क्या क्या चीजें हैं, क्यों इंप्लीमेंट करना है। तो आज का क्लास जो टॉपिक था एकदम बेसिक चीजें, वो आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे होती है। किसी के मन में कोई सवाल और दुविधा हो तो आप अभी मैसेज करके पूछो, हम लोग अपना टॉपिक माइंस रूल 9055 स्टार्ट करेंगे, उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू पॉइंट वाइज होगा वो हम लोग करने वाले हैं, क्लास में करेंगे सारा का सारा चीज। पहले अपना सवाल बेसिक चीज जो था वो क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है? एक बार मैं 2-3 मिनट के लिए मैं फिर से ब्रीफ करूंगा, पहले आपका सवाल को ले लेता हूं माइंस का। नोटिस किसको देते हैं? थोड़ा वाला सर, थोड़ा वाला नोटिस आरआई सर, डीजीएमएस धनबाद में ही क्यों? अरे डीजीएमएस वो तो शुरू से बनाया गया है सर, बायलॉज एक बार फिर से समझाऊंगा मैं, लास्ट वाला। हाँ, एक बार बायलॉज और बाकी चीजों को मैं एक बार फिर से समझाऊंगा। थोड़ा सा मेरा आंख में जो इश्यू है ना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अब थोड़ा चल रहा है, ठीक है? चलो लेते हैं हम लोग, क्लास को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा समझा देते हैं। एक बार मैं सारा चीज को लेता हूँ शुरू से। सबसे पहले एक्ट के बारे में समझें, जो माइंस एक्ट 1952 क्या है, दिस इज द मदर, ये हमारा पूरा देश में जितना भी नियम कानून बना उसका माँ यही है, एक्ट किताब है। इसमें जो नियम कानून दिया गया है उसी नियम कानून से सारा खदान चलता है। इसी का सेक्शन, हर एक सेक्शन में सब बात बताया गया है। इसी का एक सेक्शन में डीजीएमएस को पावर दिया गया माइंस का जांच करने का। इसी का एक सेक्शन, देखो सेक्शन तुम पढ़ोगे 24 है, पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि क्या है। इसका सेक्शन का 12 पढ़ोगे तो पता चला सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कमिटी बनाने का पावर है, जो कमिटी बन के जांच करती है खदान का। कोई एक्सीडेंट हो गया कैसे जांच करेगी? क्या आ जाएगी अपने से, मेरा मन किया आपका खदान में एक्सीडेंट हो गया आके जांच करते, नहीं होता है। तो बोलेगे सर सेंट्रल गवर्नमेंट बना देगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बना देगा, कहां लिखा हुआ है? ये माइंस एक्ट का पावर दिया गया सेक्शन 12 में। ध्यान सुनो बाबू, और मजा आएगा क्लास, ध्यान सुनो, 10-5 मिनट लगेगा, मैं समझा दूंगा और बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो इसी सेक्शन में पावर दिया गया है क्या, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कमेटी बनाएगी और उस कमेटी में किस किस को रखी है, कैसे काम करेगा, तो उसके बारे में बताएगी इस एक्ट में, तभी वो बनता है। नहीं लिखा रहता तो नहीं बनता। इसी में वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट को अभी चेंज कर दिया गया है कि खदान में अब महिलाएं काम कर सकते हैं अंडरग्राउंड में। कहां पर आया? इसको एक्ट में जोड़ा गया बाद में इंप्लीमेंट करके कि अब महिलाएं भी खदान में काम कर सकते, तो जाके महिलाएं खदान में काम करने के लिए अब आ रही है। तुम देखो अभी आप बहुत देर कुछ दिन पहले सीसीएल और बीसीसीएल में लोगों के बारे में सुन रहे होगे, फोटो वगैरह वायरल हो रहा होगा, है ना? ये चीज कैसे हुआ? क्योंकि एक्ट का प्रावधान था तब जाकर उसको इंप्लीमेंट हुआ। इसी में ड्यूटीज ऑफ ओनर एजेंट मैनेजर क्या क्या है खदान के प्रति, सारा इसी में दिया गया है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी में डीजीएमएस को पावर दिया गया है जांच करने का। इसी में डीजीएमएस, इसी में सेंट्रल गवर्नमेंट को इसी में वेज देने का पावर दिया गया, इसी में छुट्टी के बारे में बताया गया, इसी में सारा बात बोला गया है कि आप रूल बनाओगे, आप रेगुलेशन बनाओगे, बायलॉज बनाओगे, तो ही मेरा पास ये जो आप देखते हो माइंस रूल, माइंस एक्ट, माइंस रूल, वोकेशनल ट्रेनिंग, जितने भी देखते हो ना किताब, वो सारा का सारा बुक बनकर मेरे पास, हम लोगों के पास आया है। वो क्यों आया? कारण क्या था हम लोग के पास आने के पीछे? जैसे माइंस रूल आप देखते हो क्यों आया? कारण ये कि इसमें दिया गया, इसका सेक्शन 58 में बोला गया रूल बनाना। तो बाबू देखो, जो चीजें बनाना उसके बारे में बोला गया, तो हम लोग एक होकर के उसके रिगार्डिंग किताब बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए। अब रेगुलेशन क्या था? वो खदान चलाने के ऊपर है, खदान कैसे चलेगा उसका नियम रेगुलेशन में है। रूल में अगर वर्कर खदान में काम कर रहा है तो उसके लिए जो फैसिलिटी क्या होगी, क्या क्या सुविधाएं देना पड़ेगा, उसका रूल में दिया गया है। रेगुलेशन रूल हो गया, रेस्क्यू रूल हो गया, अगर कोई व्यक्ति का कुछ घटना घट गया तो कैसे रेस्क्यू रिकवरी होगी, उसके बारे में रेस्क्यू रूल में। बायलॉज क्या है? अगर मान लो रूल रेगुलेशन एक्ट में अगर कोई चीज के बारे में जिक्र नहीं है, कुछ नया तरह का सिस्टम, कुछ नया तरह का मशीनरी, कुछ नया तरह का मेथड
अगर हमको माइंस में इंप्लीमेंट करना है तो उसके बारे में डीजीएमएस के पास पावर दिया गया, उसके रिगार्डिंग बायलॉज बनाएगी, बायलॉज बना के पब्लिश करेगी। तो बायलॉज में उसके बारे में जिक्र होगा कि हाँ ऐसे ऐसे करके ऐसे कैसे करके काम होगा उस मशीन के रिगार्डिंग, उस मेथड के बारे में। ठीक है, एक्चुअली बनाएगा तो ऑनर एजेंट मैनेजर है, लेकिन अप्रूव करवाएगा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस। ठीक है, सीआईएम अप्रूव करेंगे उनको। ठीक है, उसका ड्राफ्ट को बना के सेंड करेंगे। और ये कौन सा सेक्शन में दिया गया है? बायलॉज का स्पेलिंग होता है BYELAWS, गलत लिखिए स्पेलिंग, उसको चेंज कर लेना। तो सेक्शन 61 में बोला गया है, इस सेक्शन के अंतर्गत आपको क्या करना होगा? बायलॉज को बना के इसको क्या करना होगा? इंप्लीमेंट करवाने का ये जिम्मेवारी दिया गया। तो बाबू ये सारा का सारा चीज का जिक्र, ये सारा का सारा चीज ये हो गया। अब तो बायलॉज ये हो गया, अब बचा क्या? सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर से मान लो कि कुछ छोटा मोटा चेंज करना है, डीजीएमएस को लगा तुरंत इंप्लीमेंट करवाना बहुत जरूरी है, तो तुरंत उसके रिगार्डिंग सर्कुलर बनकर आता है। जैसे मान लो कोई कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसके लिए डीजीएमएस भी जांच करती है, और भी कमेटी होती है। जैसे मैं थोड़ा समझा देता हूँ और थोड़ा सा 2-4 लाइन अंदर तक चले जाते हैं, थोड़ा और मजा आएगा। जैसे मान लो खदान में कोई घटना घटा तो हर लेवल का यूनिट लेवल का चेक होता है। जैसे मान लो सिम्फर का भी कमेटी गठन हुआ, या फिर मान लो डीजीएमएस का अपना कमेटी है, डीजीएमएस वाले लेके जांच करेंगे। आईएसओ जो होता है, इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, वो जांच करेगी। अलग अलग लेवल के लोग जांच करते हैं और अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं। अब उस रिपोर्ट में एक ही बात निकल कर आ रहा कि इस चीज के कारण ये घटना घटा। सपोज मान लो कोई एक चीज था, उसी कारण घटना घटा। क्या था भाई? तो लोग, चूंकि हर एक आदमी, मैं उदाहरण देता हूं, हर एक आदमी सेल्फ रेस्क्यूअर को यहां पर पहन के जाता है, इसीलिए उसका फीता खिंचा के आदमी मर गया। मान लो ऐसा घटना घटा, तो उसमें नियम बना दे कि नहीं, अब से कोई भी आदमी सेल्फ रेस्क्यूअर को कंधा में नहीं लटकाएगा, उसको कमर पे लगा के जाएगा। तो ये सर्कुलर के रूप में पब्लिश कर दिया जाएगा। हर एक माइंस में 300 मीटर ब्लास्टिंग जोन पहले दिया हुआ था, जो कि बढ़ के 500 मीटर अभी हो गया है। तो वो 300 मीटर से 500 मीटर पहले सर्कुलर में आया था, बाद में अलग अलग जगह जोड़ा गया। ठीक है, जो कि ब्लास्टिंग का डेंजर जोन होता है। तो ये हो गया, बाकी चीजें हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया। सर ऑफिशियल गैजेट ऑर्डर क्या है सर, थोड़ा बता दीजिए। ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? देखो, जब कोई चीज इंप्लीमेंट होता है ना, तो तुरंत क्या होती है, किताब में नहीं पब्लिश होता है। अब जैसे मान लो ये माइंस रूल है, तो तुमको क्या लग रहा है कि मतलब क्या बोलता है तुम्हारा, कैसे बताऊं यार, कि तुम्हारा क्या बोलते हैं, बीजेपी सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पब्लिश किया, ऐसा है क्या? नहीं, इसको बीजेपी सरकार ने, यहाँ पे देखोगे नीचे में लिखा हुआ गीता बुक स्टोर, इसको गीता बुक स्टोर लिखा हुआ है। तो गीता बुक स्टोर को कहां से मिला? तो वो ऑफिशियल गैजेट से मिला। जो ऑफिशियल गैजेट है ना, वहां पे सरकार बना के, नियम बना के वहां पब्लिश कर दी। वहां पे गीता बुक स्टोर वाला क्या किया, उसको प्रिंट, उसको डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करके प्रिंट कर लिया, थोड़ा टाइप कर दिया, कहीं पे बोल्ड, कहीं मोटा, कहीं पतला, जिस तरह उसको लगा अपना अनुसार उसको थोड़ा चेंजेस करके वो किताब छाप छाप के बेच रहा है। समझ में? और कुछ नहीं, ऑफिशियल गैजेट में दिखता है पहले। वो गीता बुक स्टोर वाला क्या किया, उसको प्रिंट करें। तुम जैसे यहाँ पर बुक देखते हो, देखो यहाँ पे क्या विथ, यहाँ पे दिया हुआ है एक बुक, देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है विद डीजीएमएस। पहले तो इसमें एलसी का वगैरह का राइटर आता था, लेकिन तुम देखोगे अब डायरेक्ट क्या है, लवली प्रकाशन ही प्रिंट करता है। कैसे लवली प्रकाशन प्रिंट कर रहा है? क्यों? क्योंकि लवली प्रकाशन क्या किया, इसका ये करवा के क्या किया, प्रिंट करा के बेच रहा है, लेकिन वो ऑफिशियल गैजेट में पहले दिखे। समझ में? मतलब तुम बोल सकते हो क्या, इसका मतलब एक बात तुम मोटा मोटी समझ लो कि किताब में लिखा हुआ बात भूल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसको कौन छापा है, इसको कौन छापा, लवली प्रकाशन छापा है। ये गलत हो सकता है, ये गलत हो सकता है, लेकिन ड्राफ्ट जो ऑफिशियल गैजेट में जो ड्राफ्ट, जो मेन मदर बुक है, वो कभी गलत नहीं होगा। उसमें जो लिखा है वही बात सही है। जो देश का कानून के पास जब तुम जाओगे ना, तो वो उस बात को मानेगा सही। दैट इज ऑफिशियल गैजेट। चलो, मोटा मोटी बात आपको समझ में आ गया होगा? नहीं, कोई ऑथराइजेशन नहीं होता है, तुम खरीद रहे हो, वो बेच रहा है, बस यही है। कोई ऑथराइजेशन का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, जो है मेन ऑफिशियल गैजेट से ही होता है। चलो, ये तो मोटा मोटे क्लास का जो बेसिक बातें थी, अगर उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया कि नहीं। एक बार अपना, अगर समझ में आया तो प्लीज एक बार यस करके कमेंट कर दो, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचाने में सफल सिद्ध हुआ। थैंक यू सो मच। चलो, VT रूल ना वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड होता है, कि वर्कर को ट्रेनिंग देना। जैसे देखो, ये वाला है वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, है ना, VT वोकेशनल ट्रेनिंग रूल। ठीक है, जो 1966 का है। तो वर्कर को ट्रेनिंग भी देने के बारे में उसमें जिक्र किया गया, रूल में ना सारा चीज के बारे में जिक्र किया गया, उसी में सारा बात आती है। वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, रेस्क्यू रूल, सबसे रिलेटेड उसी में जिक्र किया गया, सारा का सारा रूल उसी में आता है। चलो, तो हम लोग मोटा मोटी जो बात था, जो समझना था, जो क्लास में जानना था,
हम लोग उस बात को देखें, जाने समझे। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम लोग माइंस रूल 1955 स्टार्ट करने वाले हैं। माइंस रूल का जो बेसिक पार्ट हम लोग वो स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग इसको लेंगे हम लोग, और यहाँ से सारा का सारा चीज को हम लोग देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बात मतलब इन द सेंस कि कुछ बेसिक बातें हम लोग नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले आप लोग जहां तक नोट्स बनाए हो, नोट्स में 3-4 पन्ना छोड़ दोगे, छोड़ के इस बात को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं बाबू, सपोर्ट पढ़ो, वेंटिलेशन पढ़ो, मेथड पढ़ो, शॉर्ट फायरिंग पढ़ो, उसके बाद आप पेज छोड़ दो, लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कहीं कोई ओवरलैप नहीं करे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। सारे पुराने स्टूडेंट ध्यान से सुन ले। अब अपना इस नोट्स को लिखना स्टार्टिंग करो। अब नोट्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे लिखना, इस पे हम लोग सारा का सारा बात को डिस्कशन करेंगे। अरे यार, उसका जो डेट था ना, डेट वाला मुझे मिल रहा नहीं। मुझे 1 मिनट का थोड़ा टाइम दे देगा बाबू, एक चीज मुझे देखना है, मेरे नोट्स में वो चीज मिला नहीं ना, इसलिए मुझे यहाँ देखना पड़ रहा है। आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है? क्या आप लोगों में से कोई मुझे ये बता सकता है कि जो माइंस रूल 1955 है वो कब से लागू हुआ है? 2 जुलाई है ना डेट? ठीक है, चलो थैंक यू। चलो लिखना स्टार्टिंग करो, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेडिंग दो, माइंस रूल 1955। ठीक है, तो पहला सवाल ये आता है कि किस सेक्शन के अंदर बना है माइंस रूल, किस सेक्शन के अंदर बना है? पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन माइंस रूल प्रिपेयर्ड, अंडर विच सेक्शन माइंस रूल इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, अंडर विच सेक्शन ऑफ माइंस एक्ट 1952। ठीक है, द माइंस रूल इज प्रिपेयर्ड, द माइंस, हम नोट करके लिखेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा ऐसा लिख रहे हैं, माइंस रूल इज प्रिपेयर्ड, बनाया गया है। तो किसके अंदर बनाया गया है? तो किस सेक्शन के अंदर बनाया गया? सेक्शन लिखो, सेक्शन क्या होगा आपका? सेक्शन 58। कौन सा सेक्शन के अंतर्गत इसको बनाया गया? वो सेक्शन 58 के अंतर्गत इसको बनाया गया है माइंस रूल को। सेक्शन 58 के अंतर्गत माइंस रूल बनकर तैयार हुआ है। दूसरा नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर बात, ठीक है, माइंस रूल यहां पे समझ में आया। तो माइंस रूल किस सेक्शन के अंतर्गत बनाया गया है? तो सेक्शन 58 के अंतर्गत माइंस रूल को बनाया गया है। 58 सेक्शन में इसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, इसको बनाया गया है। अब एक सवाल आता है कि जो सेक्शन 58 में बनाया गया है, किसको पावर दिया गया है? Who has the power to make the माइंस रूल? किसके पास पावर है? Who has the power? किसके पास है? Who has the power? Who has the power to make माइंस रूल? माइंस रूल बनाने का जो पावर है किसके पास है? रूल, माइंस रूल। तो माइंस रूल बनाने का जो पावर किसके पास है बाबू? तो इसके पास पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है क्या? कि माइंस रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। माइंस रूल बनाने का पावर किसके पास है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसका पावर है माइंस रूल बनाने का। ठीक है, ये हो गया। लेइंग द रूल बाय लॉस, एवरी रेगुलेशन सेक्शन रूल्स मेड अंडर 58 बाय मेड अंडर 61 शैल बी लेड ऑन द मेड बाय बिफोर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और ये पास किसके द्वारा किया जाता है? इट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। किसके द्वारा? कौन इसको, जैसे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट तो बनाएगा, लेकिन पास कौन करेगा इसको, है ना? इसको मतलब लागू कौन करेगा? ठीक है, इसको लागू कौन करता है? लागू कौन करता है? लागू मतलब क्या बोलेंगे? इंप्लीमेंट। मतलब पास किसके द्वारा किया जाता है? पास बाय किसके द्वारा किया जाता है? पार्लियामेंट। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, अब ये जो है, ठीक है, माइंस रूल कब बनकर लागू हुआ? ठीक है, व्हेन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, पॉइंट नंबर 3, व्हेन माइंस
माइंस रूल, ठीक है, कम इनटू फोर्स, कम इन फोर्स, कब ये लागू हुआ, ठीक, कम इन फोर्स मतलब कब ये लागू हुआ, कब ये लागू हुआ, कब से इंप्लीमेंट हुआ, इंप्लीमेंट भी लिख सकते हो आप इसके जगह पे, इंप्लीमेंट, कब इसका इंप्लीमेंट हुआ, तो क्या इसका जवाब होगा 2 जुलाई। ठीक है, 2 जुलाई 1955। कुछ बेसिक चीजें, पहले बेसिक चीजों को लिख लो, फिर हम लोग एक साथ स्टार्ट करेंगे सारा का सारा चीज को, एक साथ ही सारा का सारा चीज खत्म हो जाएगा। टोटल रूल का संख्या कितना है इसमें, टोटल रूल और चैप्टर कितना है, टोटल रूल एंड चैप्टर, टोटल रूल कितना है, टोटल चैप्टर कितना है, तो टोटल चैप्टर इसमें डियर स्टूडेंट्स, टोटल चैप्टर का संख्या लिखो 12। इसमें टोटल कितना चैप्टर है, 4 नंबर पॉइंट, टोटल चैप्टर कितना है, टोटल चैप्टर कितना है, चैप्टर कितना 12 है, 12 है। इसको इस रोमन संख्या में लिखा गया है, 12 मत लिखना, ऐसे लिखा गया, ठीक है। और टोटल रूल कितना है इसमें, टोटल रूल का संख्या कितना है, तो टोटल रूल लिख लो, टोटल रूल कितना है इसमें, टोटल रूल कितना है इसमें, तो टोटल उसमें रूल जो है 84 रूल है, कितना टोटल 84 होगा, चेक कर लेता हूं, 84 होना चाहिए, लेट्स मी चेक, हाँ 84, टोटल रूल कितना है 84 रूल है, कितना रूल है बाबू 84 रूल इसमें है, इतना सारा बात है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो पहले एक पूरा का पूरा एक पन्ना में तुम पहले बेसिक इंफॉर्मेशन को पहले नोट डाउन करो। पहला बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है कि किस सेक्शन के अंतर्गत, किस सेक्शन के, माइंस एक्ट के किस सेक्शन के अंतर्गत इस माइंस रूल को बनाया गया है, तो सेक्शन कौन सा, सेक्शन 55 है। दूसरा नंबर क्या है, हु हैज द पावर टू मेक द माइंस रूल, माइंस रूल बनाने का पावर किसके पास है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन पास कौन करेगा, पार्लियामेंट द्वारा पास होगा। नेक्स्ट, मैं कब ये माइंस रूल इंप्लीमेंट हुआ भारत में, तो 2 जुलाई 1955 से इंप्लीमेंट हुआ है, ये डेट याद रखना, केवल ईस्वी याद रखने से काम नहीं होगा, आने वाला टाइम हर जगह पे एडवांस आपको चलना पड़ेगा। जहां पर आप केवल पहले फॉर्मूला याद रखते थे, अब उससे न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा। जहां तक आप केवल पढ़ के छोड़ देते थे, उस पर आप रिसर्च करके आपको जाना पड़ेगा, तब एग्जाम में आप आज के डेट में पास करोगे। नेक्स्ट, टोटल चैप्टर कितना है, तो 12 है, और टोटल रूल कितना 84 है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था माइंस रूल के रिगार्डिंग, माइंस रूल से संबंधित कुछ बेसिक बातें थी, बेसिक बातों को हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग एक चीज को स्टार्ट करेंगे और मोटा मोटी बात को हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि क्या होता नहीं होता है, और जो चीजें बेसिक चीजें आएंगी बीच बीच में हम लोग उसके अनुसार डिफाइन करेंगे जहां जैसा जरूरत पड़ेगा। डेफिनेशन के लिए एक अलग से चैप्टर मिलेगा, क्लास मिलेगा, हम लोग उसमें भी जानेंगे, समझेंगे क्या होता नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग माइंस रूल आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन चलो, ये हो गया मोटा मोटी बात, ये हो गया। टोटल 100 से 7 ओमिटेड है, कहां पढ़ लिया। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा, जहां पे तुम लोगों को अक्सर बहस करते हुए देखते होगे, कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, कुर्सी जूता चप्पल तक हो जाता है, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें आपके सामने हो गई बाबू, हम लोग आप चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, माइंस रूल को स्टार्ट करते हैं। और तुम्हारा रिसर्च वाला डेटा है, ठीक है। कुंदन, तुम क्लास के अच्छे स्टूडेंट हो, तुम्हारा बात को हम लोग गौर से रखेंगे, लेकिन मेरे पास जो रूल पे लिखा हुआ बुक्स में, इसमें टोटल अभी तक 84 ही दिख रहा है मुझे, तो 84 मैंने लिखाया, बाद बाकी अगर कुछ मिलेगा तो बाद में हम लोग उसको चेंज करेंगे, डेटा के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। बाबू देखो, ये हम लोग का बेसिक बात हो गई, यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आज का क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि छूट रहा है, जो कि हम लोग आज का क्लास में नहीं किए, आप लोग शायद भूल गए, हम लोग का क्लास का एक बैकबोन है, एक हम लोग का परंपरा है जो हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर क्लास में कुछ ना कुछ डिस्कशन करते हैं, पुराना पढ़ाया गया चैप्टर और क्वेश्चन से पूछते हैं। तो आज का क्लास का टॉपिक और चैप्टर पूरा का पूरा माइंस रूल से मैं पूछना स्टार्टिंग करता हूं आप लोगों से। दैट इज कॉल्ड माइंस रूल में जितना भी फॉर्म देगा उसके बारे में, और साथ ही साथ आपको याद भी हो जाएगा कि फॉर्म किससे रिलेटेड था और क्या था। तो मुझे पूरा यकीन है कि इसके बारे में आप लोग जो सही जवाब दोगे, ठीक है, सारा का सारा जवाब जो आएगा आप लोगों के पास से सही रिप्लाई आएगा माइंस फॉर्म से रिलेटेड, ठीक है, सारा का सारा जवाब जो निकले का आएगा वो करेक्ट आएगा। तो मैं इस उम्मीद से आप लोगों से मैं एक एक करके सारा फॉर्म के बारे में पूछता हूँ, आप लोग जवाब दो। जो बच्चे नए हैं, जिसको फॉर्म के बारे में पता नहीं, कृपया करके लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है नहीं है, ठीक है। तो एमसीक्यू थोड़ा सा मैं फॉर्म से रिलेटेड पूछ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का परंपरा है कि हर क्लास स्टार्ट होने से पहले शुरुआत में कुछ फॉर्म के बारे में पूछना होता है। अभी मैं पहले फॉर्म के बारे में पूछ के कुछ आप लोग को याद करवा देता हूँ, ये सारी चीजें हैं। नहीं तो एक काम करता हूँ, चैप्टर खत्म होने के बाद में करता हूँ तो ज्यादा मजा आएगा, छोड़ देता हूँ अभी इस बात को, पहले मैं पढ़ाता हूँ। चलो आज पहले क्लास में कुछ पार्ट करवाते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आज हम लोग क्या क्या करें, बोलो, पूछे या फिर पढ़ाएं, पूछे या पढ़ाएं, लास्ट में पूछेंगे।
पढ़ाते हैं ना, पढ़ाते हैं, चलो पहले पढ़ा लेते हैं। कुछ पढ़े नहीं हो ना, कुछ लिखे नहीं हो ना, तुम लोग का भी हाथ पूरा दर्द से छटपटा रहा होगा कि सर कुछ लिखे नहीं, कुछ लिखे नहीं, इसलिए कुछ पढ़ाते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, तो आज का टॉपिक एक छोटा मोटा टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, छोटा और मोटा टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, खाने पीने वाला टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो शेल्टर और कैंटीन से हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब बोलोगे सर ये बीच वाला टॉपिक काहे स्टार्ट किया? देखो पढ़ने में मजा आएगा। शेल्टर और कैंटीन को पहले पढ़ लेते हैं, इसमें जितना भी चीजें बाकी चीजें हम लोग धीरे धीरे करके सारा चीज को हम लोग खत्म कर लेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट शेल्टर और कैंटीन से रिलेटेड अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब सवाल ऐसा क्यों है सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे ज्यादा सवाल आता है, हम लोग उस बात को ज्यादा प्राथमिकता देंगे जो सवाल अक्सर एग्जाम में आती है। रेस्ट शेल्टर हो गया, कैंटीन हो गया, इसके अलावा आपका वर्कमैन इंस्पेक्टर, ये सारी चीजें। नया स्टूडेंट, हर एक बच्चा ध्यान सुन ले, मोबाइल का डाटा बचा के रखना। तुम्हारा डाटा का सही इस्तेमाल होगा मोबाइल में, क्योंकि हर क्लास के लिए तुमको 500 से 600 जीबी 600 MB का नेट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, रेस्ट शेल्टर, हेडिंग दो, रेस्ट शेल्टर, हेडिंग क्या है, रेस्ट शेल्टर। ठीक है, तो रेस्ट शेल्टर के बारे में क्या है नहीं है, इसको हम लोग करना स्टार्टिंग करते हैं। हम लोग एक एक करके इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्टिंग करते हैं। हो गया बाबू, लिख लो फटाफट, हम लोग इसके बारे में सारा नियम कानून जो उसको लिखेंगे। अच्छा, 2-3 लाइन छोड़ के लिखना। ठीक है, हर पॉइंट जब खत्म होगा तो 2-3 लाइन छोड़ देना, जितना भी होगा सब में छोड़ देना, कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड करना पड़ सकता है। जैसे देखो टॉपिक क्या है, रेस्ट शेल्टर किसका पॉइंट है, रूल का है, क्योंकि रेस्ट शेल्टर रेगुलेशन में क्यों देगा, रूल में देगा। तो रूल हम लोग स्टार्ट किए, तो रूल में एक टॉपिक है रेस्ट शेल्टर। तो आप जब रेस्ट शेल्टर पढ़ोगे, इससे पहले और इसके बाद 3 लाइन का गैप छोड़ देना, ताकि कुछ पॉइंट अगर हो तो बाद में इसको लिख सको। हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं रेस्ट शेल्टर। देखो जब कोई आदमी काम करता है तो उस आदमी को सही से बैठने का तो जगह देना पड़ेगा आपको। बोलो, अगर कोई आदमी काम कर रहा दिन भर खड़े 8 घंटा, वो कैसे काम करेगा सुविधाजनक? उसका मेंटल, फिजिकल और शारीरिक कंडीशन क्या होगी आप बताओ? फिजिकल और मेंटली हालत क्या होगा अगर उसको बैठने ही ना दिया जाए 8 घंटा? तो 8 घंटा काम, उसको बैठने के लिए, ढंग से बैठ के स्वस्थ रूप से नाश्ता करने के लिए, पानी लेने के लिए, थोड़ा विश्राम करने के लिए जो जगह बनाया था खदान में, उसी को बोलते हैं रेस्ट शेल्टर, विश्राम गृह। एक्चुअली ये शेल्टर का नाम से प्रचलित है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विश्राम गृह, जहां पर लोग क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आराम करते हैं। ये पूरा का पूरा बात किसमें जिक्र किया गया, रेस्ट शेल्टर के बारे में बताया गया। रेस्ट शेल्टर में सारी चीजें होती है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, रेस्ट शेल्टर से रिलेटेड जितना भी प्रावधान है, जो भी नियम कानून है, कैसा होना चाहिए यहाँ पे, कैसा बनेगा नहीं बनेगा, इसके रिगार्डिंग सारा का सारा बात को हम लोग देखेंगे, जानेंगे कि क्या क्या चीजें होती है इसमें, क्या क्या चीज रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या चीजें है इसके बारे में जानेंगे। तो इसका जो प्रोविजन है कौन सा सेक्शन में है, चैप्टर 9 का 21 चैप्टर में है ये। तो चैप्टर ये क्या है, यह है चैप्टर आपका 9 में इसका जिक्र किया गया है। और ये रूल का कौन सा रूल है, रूल नंबर इसका क्या है, तो रूल का जो नंबर है इसका, ये कौन सा रूल में है, ये रूल आपका है कितना, 62 में। आप 62 में इसके बारे में जिक्र किया, 62 से इसका स्टार्ट हो रहा है। 62 से ये स्टार्ट है, मैं जितना भी है सब मिला के एक जगह एक साथ पढ़ा के खत्म कर दूंगा। 62 एंड 63 में है, 62 में इसका प्रोविजन है और 63 में इसका स्टैंडर्ड है, कैसा बनेगा, दोनों मिला के मैं एक ही साथ खत्म कर दूंगा। यानी 62 एंड 63 एक साथ ही खत्म हो जाएगा, आपको पूरा का पूरा बात इसी बोर्ड में खत्म हो जाएगा, अलग से कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले बात है कि इसका प्रोविजन क्या है, किस कंडीशन में इसको प्रोवाइड करना है। 1 नंबर पॉइंट, प्रोविजन। प्रोविजन मतलब कब क्या कंडीशन रहेगा तो आपको रेस्ट शेल्टर प्रोवाइड करना पड़ेगा, किस कंडीशन में हम लोग रेस्ट शेल्टर को देते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या नियम है, बोलता है अगर किसी खदान में, ठीक है, मोर देन, ध्यान सुनो, अब लिखो, मोर देन कितना परसेंट, 50% क्या होंगे, ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड। क्या होंगे, ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड, मतलब वो ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या था, मैं समझा दूं तो पहले लिखो। कल का मैं यूट्यूब लाइव क्लास में मैं इस बात को समझाया था, फिर मैं आप समझा दूंगा अभी। RIALY होगा ना, RIALY, ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये जो होगा आपका कितना होगा, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड 50, मोर देन 50, 50 से अधिक आदमी। तो मतलब तुम ब्रैकेट में बोल सकते हो सर 51 आदमी, एकदम से 51 पर्सन ही होगा, क्योंकि 50.5 आदमी तो होगा नहीं। तो अगर 50 से अधिक आदमी अगर किसी खदान में अगर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका क्या होगा, वहां पे आपको रेस्ट शेल्टर प्रोवाइड करना पड़ेगा, विश्राम गृह देना पड़ेगा, ताकि आदमी लोग जाकर वहां क्या कर सके, वहां पे जाकर रेस्ट ले सके, विश्राम कर सके। ठीक है, ये हो गया पहला बात।
अब एक बात यहां पर ये आता है, चलिए यहां तो दे दिए, इसको कहां कहां पर बनाना है, किस किस पॉइंट पर बनाएंगे, जैसे लोकेशन, किस किस जगह बनाना है, इसका लोकेशन क्या होगा, लोकेशन प्रोविजन समझ में, लोकेशन कहां बनाएंगे। तो अगर मेरा माइंस मान लो, सपोज मान लो माइंस क्या है, ओपन कास्ट है, तो कहां पर बनाएंगे, नियर लोडिंग पॉइंट, नियर लोडिंग पॉइंट पे बनेगा, जहां पे आपको लोडिंग पॉइंट है, ओपन कास्ट अंडरग्राउंड जो भी हो, लोडिंग पॉइंट के पास आपको देना पड़ेगा, जहां पर आदमी लोडिंग अनलोडिंग का हो रहा है, वहां पे देना पड़ेगा, एक नंबर। दूसरा नंबर पॉइंट कहां देना पड़ेगा, बी नंबर में, दूसरा पॉइंट कहां देना पड़ेगा, वर्कशॉप के पास, अगर जहां पे आदमी काम कर रहा हो वर्कशॉप में देना पड़ेगा। अंडरग्राउंड माइंस में इसके बारे में नहीं बाबू, अंडरग्राउंड माइंस में जो बोलते हैं उसको माइनर स्टेशन बोलते हैं, रेस्ट शेल्टर नहीं, वर्कशॉप में आप बनाओ, वर्कशॉप में एक रेस्ट शेल्टर प्रोवाइड करो। साथ ही साथ इसके अलावा माइंस के इंट्रांस में देना पड़ेगा, माइंस का इंट्रांस में, माइंस इंट्रांस, माइंस का एंट्री में देना पड़ेगा, माइंस का इंट्रांस में देना पड़ेगा, माइंस का इंट्रांस में देना कब, इसके लिए कंडीशन है, क्या है, जब आपके माइंस में 50 और मोर व्यक्ति ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है, जब माइंस में क्या है 50, सॉरी माफ करना, 25 और मोर, 25 हो या अधिक हो, ठीक है, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है, ठीक, क्या होगा, एम्प्लॉयड। मैं समझा दूंगा, थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है ना, ये बात आपको कंफ्यूज करेगा, दोनों विरोधाभास है, ये और ये लाइन में दोनों में विरोधाभास है। एक सवाल आता है सर यहाँ 50 है तो फिर यहाँ 25, 25 है तो 50, क्या मतलब है, मैं समझा देता हूं दोनों का मतलब क्या बाबू, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, एकदम कंफ्यूजन नहीं रहेगा, हर एक बात को आप अच्छे से समझ पाओगे, कैसे कैसे क्या होता नहीं होता, मोटा मोटी बात को समझ पाओगे, पहले इसको लिखो। ठीक है, ये हो गया मेरा ये। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हम लिखे नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पर्पस, क्यों बनाते इसको, इसका पर्पस क्या होता है, ठीक है, इसका पर्पस होता है टेकिंग फूड, टेकिंग फूड मतलब भोजन ग्रहण करने के लिए, एंड रेस्ट के लिए, आराम करने के लिए, ठीक है, तो इसलिए इसको बनाया था, नॉर्मली ये कारण होता है शेल्टर बनाने का, ये होता है। इस चीज को आप ऊपर लिखोगे तो बहुत सुंदर लगेगा, इसको आप यहां लिख दोगे ना तो बहुत ज्यादा अच्छे से दिखेगा, आपको समझ में आएगा कि रेस्ट शेल्टर उसका पर्पस क्या है, तो नाश्ता खाना खाने के लिए और विश्राम करने के लिए होता है, कब कब देंगे उसके बारे में दिया गया। और सेक्शन क्या है, सेक्शन ये रूल का 62 में इसके बारे में बोला गया है। 63 रूल को मैं अलग से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले इसको यहाँ नोट डाउन करो, फिर मैं इसको समझा देता हूँ इसमें क्या क्या बात बोला गया है। देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम ध्यान से इस चीज को देखो, मोर देन 50% ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड मतलब 51 आदमी होना चाहिए, तब जाकर रेसल्टर देना है। कहां कहां देना है, नियर लोडिंग पॉइंट, वर्कशॉप में देना है, माइंस का एंट्रांस में देना है। तो सर ये 25 और मोर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड क्या लिखा हुआ है, ये माइंस में अगर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है ना, इसमें एक बात, एक चीज थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक है, वेयर द 50% ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड फॉर टेकिंग फूड और रूट। हाँ, देखो अगर मान लो तुम्हारा माइंस में अगर 50 आदमी, तो वहां तो आपको सारा चीज को देना पड़ेगा ही पड़ेगा, मतलब वहां पे तो आपको बनाना है, लोडिंग पॉइंट बनाइए, वर्कशॉप में बनाइए, माइंस, और लेकिन अगर 25 आदमी आपका माइंस में है तो माइंस का इंट्रांस में भी आपको बनाना पड़ेगा। मतलब माइंस के इंट्रांस में बनाने के लिए मुझे एक बार मुझे मौका दे दो, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। देखो अगर किसी का माइंस में 25 आदमी कार्यरत है तो माइंस का इंट्रांस में आपको देना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो 50 आदमी पे आपको ये सब जगह पे देना पड़ेगा। सिंपल बात है, अगर माइंस में आदमी कार्यरत है तो 25 आदमी पे आप बनाओ, माइंस का एंट्रांस में दो, और नहीं है तो 50 आदमी होने पर आप ये सब जगह पे भी दो, लोडिंग पॉइंट में दो, वर्कशॉप में दो, ये सब जगह पे आपको देना पड़ेगा। मतलब ये 3 कंडीशन है, नियर लोडिंग पॉइंट, वर्कशॉप और माइंस का एंट्रांस। माइंस का एंट्रांस के लिए कंडीशन क्या है, 25 और मोर पर्सन ऑर्डिनरी एम्प्लॉय होंगे माइंस में, तो हम लोग 25 आदमी पर हम लोग क्या करेंगे, देंगे। ठीक है, तो 3 कंडीशन में होता है मोटा मोटी, हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट शेल्टर को बनाते हैं, 3 कंडीशन के अनुसार हम रेस्ट शेल्टर को प्रोवाइड करते हैं, ये होता है। अब सवाल इस पे दूसरा आता है कि जो रेस्ट शेल्टर हम लोग बनाएंगे वो कैसा बनेगा, उसका किस तरीके से बनेगा, साइज क्या होगा, कितना जगह रखेंगे, किस तरह से उसमें छत बनाया जाएगा, क्या ऐसे ही कुछ भी बना देंगे, झोपड़ी जैसा नहीं चलेगा, हमको उसको कैसे बनाना उसके बारे में रूल 63 में जिक्र किया गया है, जिसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ रेस्ट शेल्टर। हम लोग थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। आज का क्लास में थोड़ा ज्यादा ही मुझे बोलना पड़ा, कारण यह था कि बहुत सारे बच्चे नए थे, शुरू से ही थोड़ा इधर उधर हुआ। चलो अब रूल 63 को हम लोग पढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मिटा दो, नहीं समझ में आया, 25 वाला नहीं समझ में आया, 25 वाला आप लोगों को समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझा देता हूं। देखो ध्यान सुनो, अगर किसी खदान में
50 आदमी अगर इंप्लॉयड है तो आपको ये सब जगह तो आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन माइंस का एंट्रांस में आपको इसके अलावा माइंस के एंट्रांस में भी बनाइए। अगर वहां पे 25 आदमी कार्यरत, अगर उस खदान में 25 आदमी अगर या उससे ज्यादा आदमी कार्यरत है तो माइंस का एंट्रांस में देना है, और अगर कम है तो जरूरत ही नहीं है, तब आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा माइंस एंट्रांस में बनाने के लिए। समझ में? लोडिंग पॉइंट और वर्कशॉप में तो कंपलसरी है कि 50 आदमी उससे ज्यादा हो तो दीजिए, और 25 आदमी अगर माइंस में अगर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है तो आपको 25 आदमी पर ही माइंस एंट्रांस में आपको बनाकर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है? Adequate suitable shutters loading point of the pincust working workshop and the mine entrances. ठीक है? और ये जो लोडिंग पॉइंट बोला है ना, ये जो लोडिंग पॉइंट बोला है ना, ये ओपन कास्ट के बारे में जिक्र किया गया, ओसीपी, ओसीपी का लोडिंग पॉइंट में बोला जा रहा है। समझ में आया कि नहीं समझ में आ रहा? फिर से मैं बोलूं एक बार और, देखो लोडिंग पॉइंट में देंगे कहां? ओपन कास्ट का लोडिंग पॉइंट में दे दी जहां, और वहां पे एक रेस्टोरेंट प्रोवाइड कर दी, वहां पे आदमी बैठ के रहेगा, नाश्ता पानी करेगा। वर्कशॉप में आप दे दो, वर्कशॉप में ज्यादा वर्कर काम करते हैं। खदान में कहां पर बना? खदान में बनाने के लिए नियम क्या होगा? माइंस के एंट्रांस में। कब? जब 25 आदमी या अधिक आदमी काम कर रहा हो, और किसी खदान में 50 से ज्यादा आदमी कार्यरत है तो वर्कशॉप और नियर लोडिंग पॉइंट में तो आपको देना ही पड़ेगा, उस केस में तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है? उस केस में आपको ऑर्डिनरी प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। बस ये 3 नियम है, तीनों नियम को आप अच्छे से समझ लो। माइंस का एंट्रांस के साथ कंडीशन है ये 25 और मोर आदमी होना चाहिए। वर्कशॉप में आपको कंपलसरी 50 आदमी से ज्यादा होने पे होगा। नियर लोडिंग पॉइंट पे आपको इस कंडीशन पे आपको 50 आदमी से ज्यादा हो तो आपको ये दोनों देना पड़ेगा। ये कंडीशन तीनों के लिए है, लेकिन अगर ये तीनों 50 आदमी होने ज्यादा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपका खदान में 25 आदमी है तो माइंस का एंट्रांस में भी आपको देना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा यार? कहीं नहीं समझा पा रहे? माइंस का एंट्रांस में भी देना पड़ेगा, उसके साथ आपको माइंस एंट्रांस में भी देना पड़ेगा। कब? जब आपके खदान में 25 आदमी या उससे ज्यादा हो जाता है। तुम बोलोगे सर यहां तो 50 लिखे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन 25 आदमी है ना भाई तुम्हारा, तो माइंस का एंट्रांस में दो। ये समझ में आया? देखो देखो हम बता रहे हैं, सुनो, इस नियम को पढ़ के क्या पता चलता है? इस नियम को पता चलता है कि जिसमें 50 आदमी रहेगा वहीं पे बनाना है। ठीक है? 50 आदमी में कहां कहां बनाना है? 50 आदमी बनाना है, यहां बनाएंगे और यहां बनाएंगे, वर्कशॉप में बनाएंगे और लोडिंग पॉइंट में बनाएंगे। ठीक है? लेकिन एक खदान है मान लेते हैं, चलो, जिसमें 25 या 26 आदमी कार्यरत है। ठीक है? ये दोनों तो कंपलसरी है, तो उसकी जगह पे माइंस का एंट्रांस में भी बनाओ, माइंस का माउथ जो है ना वहां पर ही बनाओ, वहां पर ही बनाओ। तुम बोलोगे सर 26 आदमी, अब तो 50 के लिए नियम बनाए हैं, 50 के लिए नियम है तो यहां और यहां है लोडिंग पॉइंट इसके लिए, लेकिन 25 से ज्यादा आदमी हो गया ना आपके पास, तो आप माइंस के माउथ पर भी बनाइए। ये वाला तब जरूरी नहीं है, माइंस के एंट्रांस में बनाने की जरूरत नहीं पड़ता अगर आपके पास एक कैंटीन हो। अगर एक कैंटीन का फैसिलिटी हो ना तो जरूरत नहीं पड़ता इसका बनाने का, लेकिन ऐसे अदर केस में आपको ये प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर 25 आदमी से ज्यादा आपका उस खदान में ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है तो। चलो, मोटा मोटी बात यही है बेसिकली। ठीक है? अगर नहीं समझ में आया तो मैं कल इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। 50 के अंदर ही आता, वही तो बात है, 50 के अंदर ये आ रहा है, लेकिन 50 आदमी होगा तब ना तुम बनाएगा। ये तो और बात बोल दिया है कि नहीं 25 में ही तुम बनाओ। तुम सोचो इस बात को, तुम बोलोगे सर 50 के 25 आ रहा है, ठीक है, 50 होगा तब बनाओगे ना, लेकिन 25 आदमी अगर रहेगा ना तो माइंस के एंट्री में ही बना देना होगा। 50 तक तुमको वेट नहीं करना है और कि सर 50 आदमी होगा तब ना बनाएंगे सर, नहीं बाबू। अगर तुम्हारा खदान में 25 या 25 से ज्यादा 26 आदमी भी हो गया ना तो तुमको इंतजार नहीं करना होगा, तब तुमको 26 आदमी पर ही माइंस के एंट्रांस बनाना होगा। आप समझ में आया कि नहीं आया रे? माइंस का एंट्रांस मतलब माउथ के आसपास कहीं पे। आप समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? देखो नॉर्मली हम लोग 50 पे देंगे, लेकिन अगर कहीं पर 25 से ज्यादा आदमी हो जाएगा तो माइंस के एंट्रांस में तुम लोग ना उल्टा ले रहे हो इस बात को। तुम मैनेजमेंट का पक्ष तरफ से सोचो, मैनेजमेंट हो तुम, सोचो तुम माइंस का ओनर एजेंट मैनेजर हो, सोचो तुम क्या बोलोगे, सर मेरा खदान में 50 आदमी होगा तब ना बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, 25 आदमी अगर ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है तो ही माइंस में बनाना है, तो 50 आदमी का इंतजार नहीं करना है। माइंस का एंट्रांस में बनाने के लिए 25 आदमी काफी है। ठीक है? अब हुआ कि नहीं हुआ? अब घुस गया होगा दिमाग में। अब समझ में आ गया होगा, अब समझ में आ गया। तुम अपने आप को मैनेजमेंट जब सोचोगे ना, देखो ये सारा बात क्या है ना, मैनेजमेंट के लिए, वर्कर नहीं बनाता है। तुम सोचोगे सर हम तो खदान है, 50 आदमी बनाएगा तब ना देंगे, 25 आदमी बनाए फिर काहे लेंगे। अरे नहीं, तुम मैनेजमेंट की तरफ से सोचोगे ना तब तुमको दिमाग में बात धसेगा कि क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है? ऐसा नहीं धसेगा। चलो चलो भाई, तुम लोग समझ गए, बहुत बड़ा बात है।
हम डिप्लोमा में थे, पीडीपीटी कर रहे थे, इवन जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मुझे भी नहीं समझ में आया था इसका मतलब क्या है। ठीक है, मैं बाद में इसको मतलब समझा एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। खैर तुम लोग बहुत मतलब क्या बोलेंगे कि बहुत अच्छा हो कि तुम लोग अभी समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल 63 किसके बारे में जिक्र किया गया? रूल 63 में किसके बारे में बोला गया है? तो रूल 63 के बारे में मुझे बताया गया स्टैंडर्ड ऑफ रेसल्टर। हम लोग आज क्लास थोड़ा सा रूल 63 स्टैंडर्ड ऑफ रेसल्टर, स्टैंडर्ड STNDARD स्टैंडर्ड ऑफ रेसल्टर, मैं स्टैंडर्ड ऑफ सेल्टर ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ सेल्टर, सेल्टर जो बनेगा उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, किस पैमाने पे किस मापदंड पे उसको बनाया जाएगा, इसके बारे में जिक्र किया गया बाबू किसका, इसके बारे में। अब आ गया ना, चलो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, आप लोग समझ गए, मेरे लिए बहुत सौभाग्य का बात है यार, समझना बहुत जरूरी है। मैं लिख के देता हूँ रूल और एक्ट बाबू, ऐसा चीज है ना जब तक आप उसको ध्यान से पढ़ोगे नहीं, उसकी जगह पे बैठ के कंसंट्रेट करके पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। अगर कोई समझाने वाला ना रहे ना तो हर समय आप गलत करोगे, इसलिए उसको समझना बहुत जरूरी है रूल को। और एक बार आप समझ लोगे ना तो दोबारा कभी गलती करोगे भी नहीं। रूल और एक्ट का ही खास बात है, एक बार आप समझ लोगे ना तो दोबारा आपसे गलती नहीं होगा, बस एक बार अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। इसलिए पढ़ाई पे बहुत ज्यादा इस सब चीजों पे ना अच्छे से फोकस करना जरूरी है। चलो अब क्लास का सेकंड पार्ट में हम लोग लेते हैं, स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ सेल्टर क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ रेसल्टर, स्टैंडर्ड ऑफ सेल्टर। अच्छा, स्टैंडर्ड ऑफ सेल्टर तो मैं लिख चुका हूं, तो स्टैंडर्ड ऑफ सेल्टर में क्या है नहीं है, कैसा कैसे क्या देना है इसके बारे में जिक्र किया गया है। क्या क्या चीजें जो इंपॉर्टेंट सवाल है मैं उसी के बारे में लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले से पॉइंट आता फ्लोर एरिया कितना होना चाहिए, फ्लोर में कितना एरिया होना चाहिए। फ्लोर एरिया मतलब, फ्लोर एरिया मतलब सरफेस पे जमीन में कितना जगह रहेगा, जो रेस शेल्टर है उसमें जमीन में कितना जगह रहेगा जहां पे आदमी बैठ पाए। तुम शेल्टर बनाए, एक झोपड़ी बना दिए छोटा सा पिद्दी को, इसमें 4 गो कुत्ता रह सकता है, इतना ही जगह है, बोले सर यही मेरा शेल्टर है, चलेगा? नहीं चलेगा। शेल्टर बनाओगे तो प्रॉपर साइज का, जिसमें 10 15 20 आदमी बैठ के नाश्ता खाना पानी बातचीत कर पाए, है कि नहीं। तुम किसी प्राइवेट माइंस में कभी घूमने जाओगे तो समझ में आएगा वो शेल्टर क्या होता है। बाप रे, मैं देखा हूं ना प्राइवेट माइंस में, मतलब हम फुल्ली टाइल्स एसी लगा हुआ कैंटीन से लेकर शेल्टर तक। ईसीएल का भी कुछ माइंस में है, बड़ा बड़ा जो माइंस है, जैसे तुम्हारा तुम चले जाओ झांझरा प्रोजेक्ट चले जाओ, ठीक है, तुम्हारा ईसीएल में, फिर बीसीसीएल का मुनिडी माइंस में चले जाओ, इसमें भी शायद वहां है। तो कुछ कुछ जगह पे बढ़िया है, लेकिन वैसा नहीं मुझे लगता है। तो फ्लोर एरिया कितना होना चाहिए, तो फ्लोर एरिया मिनिमम, कम से कम, सबसे कम जो होगा मिनिमम कितना होगा, 14 स्क्वायर मीटर। ये सारा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में मिलेगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट करके रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तुम बोलोगे सर पूछा है तो जरूर है फिर पूछेगा, अरे यही तो कोल इंडिया का खासियत है, जो पूछता है वही बार बार पूछता है। ठीक है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कितना होगा मिनिमम, कितना होगा 14 स्क्वायर मीटर, यानी इतना होगा या इससे ज्यादा होगा, इतना भी हो सकता है या इससे ज्यादा होगा। अब दूसरा बात है, दूसरा नंबर आता है, ठीक है, हाइट ऑफ रूफ, हाइट, हाइट ऑफ रूफ, रूफ छत का हाइट कितना होगा, जो आपका छत होगा उसका हाइट कितना होगा। देखो इसमें ए नंबर बात, तो तुम बताओ छत कितना तरह से बना सकते हो आप, तो कोई भी घर का छत कितना हो सकता है। एक हो सकता है ऐसा जो ढलाई पक्का वाला घर होता है उसका छत ऐसा होगा, है कि नहीं। और एक छत आप ऐसा देखे होगे जो झोपड़ी टाइप का घर होता है जिसमें एल्वेस्टर या सीट चढ़ा होता है, उसमें ऐसा होता है। दो तरह का घर होता है कि नहीं, एक फ्लैट वाला होता है, एक स्लोप वाला होता है। इसको बोलते हैं हम लोग फ्लैट, इसको बोलते हैं फ्लैट रूफ, इसको बोलते हैं स्लोप रूफ। ठीक है, फ्लैट वाला स्लोप। अगर मान लो मेरा रूफ क्या फ्लैट है, फ्लैट सीधा है, फ्लैट रूफ है, अगर मेरा सीधा रूफ है तो कितना होगा उस केस में, तो उस केस में नॉट लेस देन, ठीक है, नॉट लेस देन दैट इज द मिनिमम। इसका नॉट लेस देन का मतलब क्या होता है, मिनिमम होता है। मिनिमम का मतलब नॉट लेस देन होता है, मैं लिख रहा हूं ऐसे लिख रहा हूं, नॉट लेस देन, ब्रैकेट में मैं मिनिमम लिख रहा हूं। ठीक है, नॉट लेस देन का मतलब क्या होता है, मिनिमम होता है। वो मत दिमाग यहीं पे देख लगा लो, नॉट लेस देन का मतलब मिनिमम होता है, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, कितना होगा 2.5 मीटर, यानी 2.5 मीटर से कम नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा, इतना होगा या इतना ज्यादा होगा, मिनिमम इतना होगा या इससे ज्यादा होगा। यानी 2.6, 2.7, 2.8, 3, 4, 5 जो रखना है रखो, लेकिन 2.5 मीटर से कम नहीं रहेगा। अगर मेरा रूफ कैसा हो, अगर मेरा रूफ मेरा क्या हो, फ्लैट हो। सही में आया। उसी केस में अगर मान लो स्लोप्ड, इसको स्लोप्ड रूफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप्ड। स्लोप्ड मतलब झोपड़ी ऐसा तुम बनाए हो। अगर रूफ क्या हो मेरा, स्लोप्ड रूफ हो, तब क्या होगा, तब इसमें देखो दो हाइट है, एक क्या है मैक्सिमम पॉइंट पे है और एक मिनिमम पॉइंट पे है। देखो दो जगह हाइट है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पॉइंट पे, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, 2 पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो दो जगह का 2 पॉइंट पे लिखेंगे हम लोग
एक नंबर वाला 2 नंबर वाला में लिखेंगे हम लोग। तो पहला 1 नंबर वाला को पहले हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। जो लोवेस्ट पॉइंट होगा, लोवेस्ट पॉइंट जहां रहेगा, लोवेस्ट पॉइंट, जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वहां पे कितना होगा, उस पॉइंट पे मिनिमम होगा आपका 1.8 मीटर। मिनिमम कितना हो जाएगा वो 1.8 मीटर। और जो सबसे, जो आपका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, जो आपका हाईएस्ट पॉइंट होगा, HIGHEST हाईएस्ट पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे कितना होना चाहिए, उस पॉइंट पे आपका होगा मिनिमम कितना होगा, 3.5 मीटर होना चाहिए। कितना होगा, 3.5 मीटर, ठीक है। मोटा मोटी ये बात समझ में आया। और ये आपका बात हो गया समझ में। तो स्लोप्ड वाला केस में ऐसा, ये जो आपका ये आपका मिनिमम, और मतलब ये आपका क्या हो गया, लोवेस्ट पॉइंट हो गया आपका, और ये क्या होगा आपका हाईएस्ट पॉइंट हो गया। तो हाईएस्ट पॉइंट में आपका कितना रहेगा, स्लोप वाला केस में आपका 3.5 मीटर कम से कम, और लोवेस्ट पॉइंट पे कम से कम 1.8 मीटर, और फ्लैट हुआ तो कितना रहेगा, 2.5 मीटर। और फ्लोर एरिया कितना होगा, 14 स्क्वायर मीटर का जगह होना चाहिए। साथ ही साथ वहां पे इसके अलावा आपको एक चीज और प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। ठीक है, साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, ड्रिंकिंग वाटर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 3 में लिख दे रहा हूं, प्रोवाइड द ड्रिंकिंग वाटर, प्रोवाइडेड ड्रिंकिंग वाटर। मैं पूरा नहीं लिखता हूं, सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर लिख के छोड़ देता हूं, वहां पर रहना चाहिए। पूरा शिफ्ट में पिलाने के लिए पानी पूरा शिफ्ट भर के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 आदमी पी के गया, पानी खत्म हो गया, अब बोले जा रहे पानी लेकर रखूंगा, पानी नहीं है सर, खत्म हो गया, ऐसा नहीं। पूरा शिफ्ट में पिलाने के लिए ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, ठीक है। जितना देर आदमी काम करता है पूरा वर्किंग आवर तक के लिए उसका ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, ठीक है। और ये पानी जो होना चाहिए, अगर कूल हो तो अच्छा है, कूल कंडीशन में होना चाहिए, नॉर्मली कूल ही होता है, ठीक है। घड़ा में रख दो और अच्छा है, अगर आप फ्रिज वगैरह लगा पाए तो बेहतर बात है। तो ये कुछ बातें हो गई आपका किससे रिलेटेड, रेस्ट फिल्टर से रिलेटेड। आज का टॉपिक मुझे रेस्ट फिल्टर के साथ कैंटीन भी खत्म करना था, क्योंकि आज का क्लास एकदम पहला क्लास था, इसमें बहुत सारा बात था जो हमको मुझे आप लोगों को बताना था, समझाना था। और क्या बोलता है कि पहला क्लास अगर थोड़ा स्लो ही स्टार्ट किया है तो बहुत अच्छा है, फिर हम लोग धीरे धीरे अपना स्पीड, तो आपको पता ही है कि हम लोग किस रफ्तार में चलते हैं। 19 लोगों का मैसेज आ गया 14 स्क्वायर मीटर का 1.8 मीटर। अरे कहां से पढ़ लेता यार, ठीक है। किताब में तो मेरा दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ साफ साफ, देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर द रूफ इज स्लोप्ड इन वन एट अ हाइट नॉट लेस देन 1.8 मीटर टू द लोएस्ट पॉइंट एंड द रूफ एंड ऑफ द नॉट लेस देन 3.5 मीटर द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द रूफ। लिखा तो है, कहां तुम लोग पढ़ लिया। अरे यार वो स्लोप्ड रूफ का है, इन केस ऑफ द फ्लैट रूफ रहेगा तो हाइट नॉट लेस देन 2.5 मीटर और द पार्ट ऑफ द रूफ। कहां लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे भेज देना। पिछले बार भी एक बच्चा ऐसा कमेंट कर रहा था, सर मैं पढ़ाऊं, कोई गलत बुक पे पढ़ो, इंग्लिश वाला बुक फॉलो करो, पहले इंग्लिश वाला बुक पढ़ो। इसका ट्रांस देखो, सबसे पहले ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ इंग्लिश में, उसको ट्रांसलेट करके हिंदी बनाया, तो गलत हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में कम मिलेगा और ऑफिशियल गैजेट में कम मिलेगा। तो ये इंग्लिश बुक में, आप हिंदी बुक पढ़े हो इसलिए ऐसा बात कर रहे हो, इंग्लिश वाला बुक में देखो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग जो बात बोल रहे हो ना, आपको बुक में हो सकता हो, पिछले बार भी जब पढ़ा रहा था मैंने, बच्चा किया था कमेंट कि सर इसमें मैंने ये पढ़ा है, उसको बाद में मैंने समझाया कि डियर स्टूडेंट्स ऐसा बात है, आप मुझे मैसेज कर देना, फोटो खींच के मैं बता दूंगा कहाँ क्या होता नहीं होता है। पर अभी आप यही याद रखो, पिछले पिछले जितना भी बैच को मैं पढ़ाया हूं, यही पढ़ाया हूं, सब यही याद करके गया, ठीक है। आप इसी को याद रखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, ये मोटा मोटी बात आपको हो गया, सारा का सारा बात स्टैंडर्ड ऑफ शेल्टर से रिलेटेड। अब आज का टॉपिक का, रुको पहले, शेल्टर का सब डेटा ओपनकास्ट के बारे में है ना सर, ओपनकास्ट या सरफेस, हिंदी वाला में लिखा, मैं तो बोला हिंदी में लिखा हुआ यार, मुझे पता है हिंदी में लिखा हुआ है। फिगर लोएस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है, मैं तो वही बता रहा हूँ, हिंदी वाला बुक में 2.5 पढ़े हो, इंग्लिश सबसे पहले देखो ऑफिशियल गैजेट्स आप लो, मेरा जो होता है ना अक्सर ऑफिशियल गैजेट, और इन सब बुक्स को सर्कुलर से डायरेक्ट में लेता हूँ पॉइंट्स अपना, ठीक है। बुक्स को भी कम फॉलो करता हूँ, तो ये सारा चीज में तुम पहले पढ़ो, उसके बाद अगर उसमें नहीं मिल रहा कुछ तो फिर इस बुक्स को फॉलो करो, उसके बाद हिंदी वाला पढ़ो। हिंदी वाला में ना ज्यादा भूल मिले, क्यों क्यों मिलेगा मैं बताता हूँ। इंग्लिश वो लोग पढ़ते हैं, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसको बेचते हैं, तो हिंदी वाला बुक में ना इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करते समय कुछ गलती हो जाता है, ठीक है, स्वाभाविक है, इसलिए आप उसको फॉलो करो। ये मोटा मोटी बात था क्लास का आज। अब हम लोग टॉपिक का अपना दूसरा तीसरा चौथा बात जो है अपना कंप्लीट करते हैं। क्लासेस आज से स्टार्ट हो गई है। रूल तुम बोलोगे सर, आप तो बोले थे रूल सर खत्म, अब वो देखो 10 दिन आज से गिन लो, यानी 20 अक्टूबर तक देखोगे हम लोग रूल खत्म कर देंगे, पढ़ के नहीं याद करे खत्म कर देंगे। हम लोगों का जो स्पीड है आप सबको मालूम है कि किस स्पीड से पढ़ाने स्टार्टिंग कर देते, क्या स्पीड होती है,
तो हम लोग रूल को खत्म कर देंगे, 10 क्लास में लगेगा लगभग, हम लोग खत्म कर चुके होंगे सारा का सारा रूल्स के बारे में। ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे बच्चे आप लोगों का ग्रुप में नया जुड़ा है, नए बच्चे आए हैं, तो अपना प्रतिभा को दिखा के उन लोगों को डरा मत देना कि हाँ ये, क्योंकि आप लोग थोड़ा पुराने स्टैंडर्ड हो तो थोड़ा सा उन लोगों को डर लग सकता है आप लोगों को देखते हुए, क्योंकि आप लोग 3-4 महीना ऑलरेडी पढ़ चुके, तो थोड़ा डरा मत देना, थोड़ा सा उन लोगों के साथ कॉपरेट करना, नए बच्चों के साथ उनको थोड़ा सहयोग करना। जैसे अगर मान लो उन लोग जैसे पूछते हैं कि रूल से रिलेटेड सर क्या फॉर्म वगैरह है, तो थोड़ा बहुत मैं जब बोलूंगा तो उनको कॉपरेट करके भेज देना ताकि उन लोग का हेल्प हो जाए। पॉइंट 1 का ब्रैकेट में क्या लिखे सर? पॉइंट 1 का ब्रैकेट कहाँ है रे? पॉइंट 1 अरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये VI लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट सवाल इसीलिए VI लिख दिया हूं मैं, VI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही VI लिख दिया हूं। 3.5 वाला डाटा मेरा पास रहोगे तो बहुत कुछ फर्स्ट बार सुनोगे, है ना? अभी तुम लोग कितना उम्र ही हुआ जो फर्स्ट बार सुने सर, लास्ट बार सुने कर रहा, बताओ तो। कितना उम्र हुआ? एक होता है ना 80 साल का बुढ़ा बोलता सर हम इतना दिन हो गया ना पहली बार इस चीज को देखे, तो समझ में आता है यार 80 साल में नहीं देखा, तुम लोग उम्र क्या हुआ? चलो थोड़ा आंख को लेकर थोड़ा सा इश्यू है, डॉक्टर भी बोला कि थोड़ा मोबाइल कम चलाने के लिए मुझे, तो चलो ठीक है, खैर अब थोड़ा थोड़ा ठीक भी हो रहा है। आज सुबह में तो बहुत खराब था, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगा। अच्छा रूल मैं क्या फॉर्म के बारे में पूछूं, क्या आप सब एग्री करते हो? अच्छा ठीक है, मुझे भेज देना, मैं देख लूंगा। अभी तक हम लोग का माइंस सपोर्ट, वेंटिलेशन मेथड, शॉर्ट फायरिंग, ये सारा चीज पढ़ाया जा चुका है। स्टार्ट करें, कुछ फॉर्म पूछ लेते हैं जो हम लोग का है ना, क्या बोलते हैं, हम लोग का जो परंपरा कायम रह जाएगा, तो फॉर्म के बारे में पूछ ले, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है? नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, फर्स्ट नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन कौन सा फॉर्म? फर्स्ट नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, फर्स्ट नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, वेरी गुड, फॉर्म N। सेकंड नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, सेकंड नोटिस N। मेडिकल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट कौन सा फॉर्म? O। MNO बहुत सिंपल है, मेडिकल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट किसमें? O में, MNO, ठीक है? PME का स्टैंडर्ड, PME का स्टैंडर्ड किस फॉर्म में? PME का स्टैंडर्ड P में, MNOP हो गया। IME का स्टैंडर्ड, IME का स्टैंडर्ड किसमें? P1 में, MNOP, P1 तक क्लियर हो गया, ठीक है? P1 तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका है नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन बाय एपिलेटेड मेडिकल बोर्ड। इसका कौन सा फॉर्म में होता है? इसका Q फॉर्म में होता है ना? एपिलेटेड बोर्ड Q में होता है। और सेकेंड एंड फाइनल नोटिस, ठीक है, बाय एग्जामिनेशन बाय मेडिकल एपिलेटेड बोर्ड क्या होगा? इसका R में होगा, Q और R में। इसका जो स्टैंडर्ड होता है, सॉरी माफ करना, इसका जो रिपोर्ट होता है किसमें होता है? इसका रिपोर्ट S में बनता है, ठीक है? और स्टैंडर्ड वही P वाला ही रहेगा, ठीक है? स्टैंडर्ड P वाला ही रहेगा। जो इसका रिपोर्ट जो बनता है, वो जो हम लोग जो रिटर्न जो भेजते हैं, किस फॉर्म भेजते हैं? माइंस रूल का सारा रिटर्न P में भेजते हैं। और वर्कमैन इंस्पेक्टर जो अपना रिपोर्ट बनाता है, किसमें बनाता है? यूं बनाता है। तो देखो MNOP, P1, Q, R, S, T, U, बड़ा सिंपल है। अगर तुम ऐसे अगर पूरा क्लास पहले का नहीं भी किए रहोगे, जो बच्चे नए हैं वो भी तुम समझ लो एकदम, अभी 1 मिनट में हम लोग वही डिस्कशन किए। M में इनिशियल नोटिस देंगे मेडिकल एग्जामिनेशन का, N में सेकंड एंड फाइनल नोटिस देंगे मेडिकल एग्जामिनेशन का। इसका मैं फोटो लेके ग्रुप में भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वहां सब ले लेना, ठीक है? आज ही का डेट में आपको मिल जाएगा। तो M और N हो गया। O में इसका रिपोर्ट देते मेडिकल एग्जामिनेशन में, आपका क्या खराब है, क्या सही है, अच्छा बना, खराब, O में रिपोर्ट बनता है। P में स्टैंडर्ड दिया हुआ, स्टैंडर्ड मतलब कि जो व्यक्ति होगा उसका जांच कैसे होगा। जांच कैसे होगा मतलब कि उसका आंख कैसा, कितना विजन उसका कैसा होना चाहिए, सुनने का क्षमता कितना होना चाहिए, उसका हाइट, चेस्ट, ठीक है, वेट कितना होना चाहिए, उसका बीपी कितना होना चाहिए, शुगर कितना होना चाहिए, जो भी स्टैंडर्ड है सब P और P1 में है। P PME के लिए होता है और P1 IME के लिए होता है। Q में अगर मान लो कोई आदमी डिसेबल हो गया, किसी के कारण से काम वो नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में उसका जो नोटिस होता है हम लोग क्यू में देते हैं। उसका जो नोटिस दिया जाता है क्यू में। मान लो कोई आदमी डिसेबल हो गया, उसको फिर से मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है, तो ठीक से काम करने लायक है कि नहीं, तो उसको क्यू में देते हैं।
अगर वो आदमी नहीं जा पाया एग्जामिनेशन करवाने के लिए तो फिर से हम लोग उसको आर में भेजते हैं, आर में नोटिस देके भेजा जाता है। एस में उसका रिपोर्ट बनकर आता है जो एफिलिएटेड मेडिकल बोर्ड चेक करेगी। एफिलिएटेड मेडिकल बोर्ड का फंक्शन ये होता है बाबू कि अगर किसी कारण से कोई आदमी डिसेबल है, मान लो उसको मेडिकल बोला कि ये आंख से फिट नहीं है, देख नहीं सकता है, तो क्या मैनेजर उसको दे देगा चिट्ठी के ठीक है तुम बैठ जाओ? नहीं, उसके लिए एक बोर्ड बैठेगी जिसको एफिलिएटेड मेडिकल बोर्ड बोलते हैं। वो एफिलिएट मेडिकल बोर्ड उसको जांच करेगी और अगर वो तय कर दे कि हाँ ये सच में आंख से देख नहीं सकता है तो कंपनी को उसको कंपनसेट करना पड़ेगा और दूसरा जॉब देना पड़ेगा, और हो सकता है तो उसको कंपनसेट करते हुए उसको अगर गोल्ड मतलब क्या बोलते उसको अगर टर्मिनेट करता है, अगर नौकरी से उसको गोल्डन देता है वो, तो उस केस में टर्मिनेट तो नहीं बोलूंगा, नौकरी से अगर उसको छोड़ना पड़ता है तो उस केस में उसको लमसम अमाउंट देना पड़ेगा। तो वो होता है एफिलिएटेड मेडिकल बोर्ड द्वारा, ठीक है। तो उसका स्टैंड वो किस फॉर्म में देते हैं हम लोग? तो क्यू और आर में देते हैं। उसका स्टैंडर्ड उसका रिपोर्ट किस में बनता है? एस में बनता है। टी में सारा रिपोर्ट भेजते हैं हम लोग, जितना भी कितना पीएमए कितना एमए हुआ ये होता है। और यू में तुम्हारा वर्कमैन इंस्पेक्टर हो गया था, एम से लेके यहां तक हो गया। अब इधर हम लोग देखते हैं डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का डिटेल्स किस फॉर्म में होता है? फॉर्म ए में होता है। एम्प्लॉय का डिटेल्स पहले बी था, किस में होता है? ए में होता है। लीव विथ वेजेस, ओवर टाइम के बारे में किसमें? ओवर टाइम के बारे में, माफ करना, ओवर टाइम के बारे में किसमें बोला गया है? ओवर टाइम विथ वेजेस बोला गया, बी फॉर्म में बोला गया है ना, बी में। एम्प्लॉय के डिटेल्स ए में, ओवर टाइम के बारे में बी में हो गया। सी डी ई तीनों को मिला के एक साथ कर दिया अटेंडेंस वाला में। अटेंडेंस अभी किसमें बनता है? चाहे वो सरफेस हो, अंडरग्राउंड हो, ओपन कास्ट हो, डी में बनता है। सी डी ई हो गया। एफ में कुछ है क्या? एफ में कुछ है क्या? एफ नहीं। जी में कुछ है? नहीं। एफ के बाद जी में है? नहीं, जी में भी नहीं है। एच में कुछ, एच में कुछ है क्या? एच, एच। आई में कुछ है क्या? आई में क्या है? आई में क्या है? आई में क्या है? रिपोर्टेबल इंजरी कौन सा नोट फॉर्म में देंगे? रिपोर्टेबल जे में, जे में रिपोर्टेबल इंजरी। के में क्या होता है? माइनर इंजरी। एल में क्या होता है? एल में क्या होता है? एल में क्या होता है? लीव विथ वेजेस है। एल फॉर लीव, एल फॉर लीव विथ वेजेस। और एम में फिर मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो बहुत सिंपल है, ए से लेके ये सारा फॉर्म याद करना। हम क्लास में करवाए हैं, इसका भी बाकी चीजें ना हम क्लास में कोशिश करूंगा एक दिन और अच्छे से इसको समझाऊं। और इसका जो सूचना है मैं दे दूंगा, किसमें आपको क्या बोलता है कि ग्रुप में भेज दूंगा, उसमें से आप देख लेना क्या है नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रहने देते क्लास को यहाँ तक, सारा रूल्स वगैरह जो भी था हम लोग देखे, सारा चीज डिस्कशन किए। कल हम लोग फिर से अपना क्लास जो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे जो चीजें हम लोग वहां पे करने का प्रयास करेंगे, ठीक है बाबू। तो सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, सो जाओ। कल हम लोग फिर से मिलते हैं और कल हम लोग बड़ा बड़ा टॉपिक लेंगे, क्योंकि कल समझाना कुछ पड़ेगा नहीं। ऑलरेडी जो मैंने समझाना था मैं आप लोगों को समझा चुका हूं हर एक बात को। अब हम लोग क्या करेंगे, सारा का सारा चीज को पढ़ना स्टार्टिंग करेंगे, सारा चीज को करना स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। अपना सवाल कुछ पूछना चाहते हो क्या? सर ओपन कास्ट माइंस का एंट्रांस किसको बोलेंगे? ओपन कास्ट माइंस का एंट्रांस होगा तुम्हारा जहां से तुम्हारा होल रोड स्टार्ट हो रहा है। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। और क्या है किसका? व्हाट्सएप डाउट, अपना सवाल को व्हाट्सएप में भेज देना। व्हाट्सएप डाउट को आज सॉल्व करे क्या? आंख थोड़ा जल रहा है, डॉक्टर थोड़ा मना किया, जल नहीं रहा बाबू, एग्जैक्टली मना किया है। P1 फिर से बता, ई और एल पर एक बार। आज थोड़ा जल रहा है, व्हाट्सएप वाला क्वेश्चन तो बाद ले लूंगा। देखो पी का मतलब हो गया स्टैंडर्ड, कि आज जैसे मान लो कि तुम्हारा आंख कितना होगा, विजन कितना होगा, जितना होगा ना उसका स्टैंडर्ड पी बोल के एक चार्ट है, उसमें दिया गया है। वो फॉर्म नहीं, एक चार्ट है, उसी के अनुसार तुम्हारा जांच होता है। जब पीएमई करवाने जाओगे, पीरियडिकल मेडिकल, अभी हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग का सेशन का ना पीएमई आईएमई अभी रूल में ही है। हम लोग उसको काफी डिटेल्स में अच्छा समझेंगे, क्या होता है, कैसे कंपनसेट किया जाता है, कैसे नोटिस देते हैं। हम लोग सिर्फ फॉर्म पढ़े, कहानी नहीं पढ़े। हम लोग कहानी लेंगे, हम लोग काफी डिटेल्स में जानेंगे कि पी क्या होता है, P1 क्या होता है, एस क्या होता है, यू क्या होता है, जितना भी फॉर्म है ना वो सब के बारे में जानेंगे। सो पेशेंस रख के क्लास को करो, आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार होने वाला है, ठीक है। वैकेंसी के लिए बताने के लिए बोले थे, अच्छा वैकेंसी देखो, एक बात आप सबसे मैं बोलता हूं, हमेशा एक बात को याद रखो, जीवन में ना इस तरह का टाइमिंग कोल इंडिया में हमेशा आया है। आप 2015, 16, 17 का पीरियड याद करो, जब 16, 17 में वैकेंसी नहीं आई थी, 15 में तो आया था, 16, 17 में नहीं आया था, तो लोग कैसे परेशान थे, त्राहिमाम कर रहे थे। 17 और 18 का पीरियड वैकेंसी नहीं आया था, त्राहिमाम, सर वैकेंसी नहीं, लेकिन उसके बाद देखो फिर वैकेंसी आया कि नहीं,
उसी तरह 19 में जाके सर वैकेंसी नहीं, वैकेंसी उसके बाद आया कि नहीं। अभी देखो यूपीपीएससी वाला वैकेंसी निकाला है कुछ दिन पहले, डब्ल्यूसीएल ईसीएल इतना हाई लेवल पे माइनिंग सरदार और बाकी लोग रिक्रूट किया है, तो थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ेगा बाबू आपको। और अगर अभी वैकेंसी लेके एग्जाम अगर आ भी जाता है तो आप थोड़ी ना इतना लायक होकर क्रैक कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, किसी भी वैकेंसी के लिए अपने आप को पहले उस लायक बना लो। अभी सिंपल में 2 सीट के लिए इंटरव्यू था, तुम देने गए नहीं देने गए, तुम 2 एग्जाम देने जाओगे, तुम कभी नहीं बोलोगे सर वैकेंसी क्यों नहीं आ रहा है, क्यों पता है, उससे तुमको पता चलेगा तुम्हारा डेप्थ बहुत कम है, तुमको बहुत कम आता है, तुम कभी वैकेंसी के बारे में सवाल नहीं करोगे। पहले अपना स्टैंडर्ड को जांच लो कि हाँ मेरा स्टैंडर्ड उस लायक है कि 1 सीट आएगा तो 1 मेरा ही होगा, 10 सीट आएगा उसमें 1 सीट मेरा कंफर्म है। अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करो कि वैकेंसी ना आए तो ही ठीक, क्योंकि अभी जो टाइम है ना, मुझे नहीं लग रहा कि अभी 500-600 वैकेंसी आएगा, 100-150-200 तो मिलेगा, लेकिन वो जो टाइम था चला गया, वो नहीं मिलेगा। तो अपने आप को पहले आप लोग उस लायक बना लो कि हाँ सर हम अपने आप को उस लायक बना चुके हैं, अब वैकेंसी दे, हम उस लायक हैं, एग्जाम में कुछ भी सवाल आएगा हम हैंडल कर सकते हैं बिना एरर किए। तब जाकर देखो वैकेंसी आए, तब जाकर आपको भी अच्छा लगेगा और हमको भी। अभी टाइम ही क्या हुआ बोलो। और हर कोल इंडिया का नियम है, कोल इंडिया का सब्सिडरी का नियम है, आप देखो कभी भी वैकेंसी सितंबर अक्टूबर जून जुलाई में नहीं लाई है, हमेशा नवंबर दिसंबर तक ही लाई है। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, नहीं तो आपको पता ही आप लोग कैसे करते हो वैकेंसी लाने के लिए, क्या करते हो, कुछ चले जाते बीसीसीएल के हेडक्वार्टर, कुछ चले जाते डीजीएमएस में, कुछ चले जाते सीआईएल में, कुछ चले जाते हो यहाँ सब जगह जाके करते हो ना धरना प्रदर्शन। फिर वो तो उपाय है ही आप लोग के पास, आप लोग को मालूम है आपको करना क्या होता है। मेरे मना करने पर, मेरे समझाने पर थोड़ी ना तुम लोग मानोगे समझोगे, है कि नहीं, बोलो, टेक्स्ट नहीं बोल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं बाबू, इन सारी चीजों को आप रखो, आप क्लास को करो इस तरह से, ठीक है। हम लोगों का ये सारी चीजें, ये सारी चीजों के साथ हम लोग क्लास को अपना समाप्त करते हैं, रखते हैं। तो बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम। अपना सवाल मुझे व्हाट्सएप कर देना, बाकी चीजें हम लोग वहां पे कर लेंगे। एक, चलो बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।